Hello friends, my name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center। आज के वीडियो का सर पर्पस क्या है, एजेंडा क्या है? आज के वीडियो का बहुत ही सिंपल सा पर्पस है। सर क्या पर्पस है? हम आज करने वाले हैं जीएसटी के अमेंडमेंट्स को स्टार्ट और आज कल में ही हम क्या कर देंगे, पूरे ख़त्म कर देंगे। जो नोट्स यूज़ किए हुए हैं, आपके जो स्टैट्यूटरी अपडेट आए हैं, मैं आगे बताते चाहूँगा। जैसे ही डेस्कटॉप पे आऊँगा कि कहाँ कहाँ से अमेंडमेंट आपके मॉड्यूल में आए हैं, कहाँ पे एक्स्ट्रा नोट्स है, कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो तो है ही। साथ में जो मैंने खुद ने अपने नोट्स बनाए हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल में या फिर वहाँ पे भी डाल दूँगा और वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज वाले पार्ट में भी डाल दूँगा। ठीक है, आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेके बैठ जाओ या फिर जो पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट निकाल लो, ईयरफोन लगाओ, जो लेक्चर जब मिला है तब ही एक साथ ख़त्म करना है। अगर लगता है अभी कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एक टाइम निकालो जिसमें आपको क्या करो, साथ साथ में पूरा ख़त्म कर दो अमेंडमेंट। ऐसा नहीं रखना कि मैं अपना स्टूडेंट जब मैं था तब का, मैं मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुई, 1 साल पहले की बात है। तो वो टाइम पे कैसे होता था कि हम लोग क्या सोचते हैं कि अभी अमेंडमेंट देखना स्टार्ट करते हैं, फिर सोचते हैं नहीं अभी ये सब्जेक्ट कर लेते हैं, ये अमेंडमेंट बाद में देख लेंगे। वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बाद में रह जाता है, तो आपको रखना नहीं है। अभी साथ साथ में आपका जो पुराना बुक है वहाँ पे चेंजेस कर दो कि यहाँ पे ये चीज़ें चेंज हुई है, और साथ में पूरा एक साथ ख़त्म कर दो। क्या पता अमेंडमेंट से कभी कभार कैसा होता है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही छोटा सा कंटेंट होता है जिसमें से अगर आ जाता है सीधा सीधा एग्ज़ाम में तो वो एक तरीके से बोनस है, बट प्रोवाइडेड अपन पढ़े हुए रहेंगे। क्योंकि अगर पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो हम पुरानी चीज़ें लिख के आएंगे और पुरानी चीज़ें लिख के आएंगे तो गलत हो जाएगा। करेक्ट है, तो आपको एक साथ पूरा वीडियो देखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। ठीक है, आपको इसके साथ साथ अगर आपको नहीं पता तो इनकम टैक्स का जो भी अमेंडमेंट्स है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आधे घंटे का वीडियो है जिसमें एक अमेंडमेंट आया है, वो आप देख सकते हो। परक्यूजिट वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। उसके साथ साथ एक 28 घंटे का मैराथन डाला हुआ है यूट्यूब में। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो तो आप वो वीडियो जाके देखना, आपको मैं बहुत अच्छे से आपको रिकमेंड करूँगा, बहुत ही हाईली रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो आप देखो। उतने के लिए लोग चार्जेस लेते हैं, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है, डायरेक्टली मॉड्यूल से डाला है। अगर आपके पास कोई नोट्स मेरे नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप सीधा वहाँ से क्या करो देख लो, आपको काफ़ी हेल्प होगा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही है। हम लोग आ चुके हैं अपने अमेंडमेंट सेशन पे। इनकम टैक्स का अमेंडमेंट जैसे मैंने बताया ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। एक अमेंडमेंट है बस सैलरी चैप्टर में, आप परक्यूजिट्स वाले पार्ट में, अगर आप चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। कोई भी चीज़ आपको, कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है, एक 28 आवर का मैराथन डाला हुआ है यूट्यूब पे जिसमें इनकम टैक्स जीएसटी के सब टॉपिक लाइन बाय लाइन रिवीजन डाला हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और उसके टाइम स्टैम्प में हर चैप्टर का रिवीजन कैसे कहाँ से हुआ है और मॉड्यूल से डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि सर कैसे करें क्या करें। सब कुछ डाला हुआ है, आप रिवाइज करो बिंदास और अनलिमिटेड टाइम्स करो भाई, डाला हुआ है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स के ऊपर। इनकम टैक्स पे जैसे मैंने बताया ऐसे कोई बड़े अमेंडमेंट नहीं है, जीएसटी में भी कोई बड़े अमेंडमेंट नहीं है। एक चैप्टर है रिटर्न फाइलिंग वाला, रिटर्न चैप्टर में कुछ अच्छे अमेंडमेंट है जो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आईटीसी और कंपोजिशन स्कीम में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, आईटीसी में 3 है, इनवॉइस में 3-4 अमेंडमेंट है, रजिस्ट्रेशन में 3-4 अमेंडमेंट है, बस इतना ही। और बाकी सब जगह पे ऐसे कोई टेक्निकल अमेंडमेंट नहीं है, आराम से अपने को समझ पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपको नोट्स मेरे दिख रहे हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे और वेबसाइट के फ्री रिसोर्स वाले पार्ट में भी मिल जाएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कीजिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये बताओ कि अमेंडमेंट आपने लिए कहाँ से भाई? ये तो आपके नोट्स तो भाई ठीक है ना, हमें ये बताओ कि मॉड्यूल से कहाँ से लिए। तो देखो 2-3 सोर्स है और एक गुड न्यूज़ है जो कि आईटीसी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा अमेंडमेंट का, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो कि आईसीएआई ने आपको दी है ये अटेम्प्ट के लिए। बात करते हैं बाद में, ठीक है? मेरी तरफ से कुछ नहीं, प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, बस आईसीआई ने दी है तो मैंने बता दिया, ठीक है? ये हमें अमेंडमेंट कहाँ कहाँ से लिए हुए, एक तो जैसे आपको ये दिख रहा है, कोई भी आईसीआई का चैप्टर था मॉड्यूल में, उसका जो लास्ट पेज था उसमें आपको, जैसे ये आईटीसी के लास्ट पेज में जो अपना अमेंडमेंट नंबर 3 है नोट्स में, वो यहाँ पे डेबिट नोट के रिलेटेड डाला हुआ है। वैसे ही कंपोजिशन स्कीम के पीछे था कुछ,
वैसे ही रजिस्ट्रेशन के पीछे था कुछ, ऐसा हर जगह पे कुछ अमेंडमेंट यहाँ पे ये लोग ने डाले थे। एक यहाँ से मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिए है। दूसरा, अपना जो ICAI का वेबसाइट है उसमें अगर हम जाएंगे तो वो स्टैट्यूटरी अपडेट वाला सेक्शन है, वहाँ पे एक 37 पेजेस का PDF अपलोड किया हुआ है, वो पूरा कवर कर लिया है मैंने अपने नोट्स में। तो सर आपको यहाँ से पढ़ना है यहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़ना है वहाँ पे पढ़ो। दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, लाइन बाय लाइन सब चीज़ कवर है। यहाँ पे जो रिपीटेड चीज़ें थी वो मैंने निकाल दी है, रिपीटेड एग्जाम्पल थे जो मैंने निकाल दिए हैं। वो जो बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं जो बार बार आती है, जैसे गुड सर्विस एंड बोथ, तो उसकी जगह पे मैंने G/S/B लिख दिया है। कुछ शॉर्टकट से यूज़ किए हैं जो मैं आपको बता दूंगा, तो उसकी वजह से थोड़ा कंसाइज हो गया है। तो अगर आपकी जो इच्छा हो, आपकी श्रद्धा अनुसार आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले सर ये बताओ। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक काम करना है। सबसे पहले एक नोटबुक ले लेनी है साथ में, जो करा रहा हूँ साथ साथ में कहीं पे नोट डाउन करते रहो, तो आपको ये PDF की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर PDF चाहिए तो भाई टेलीग्राम से डाउनलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये अमेंडमेंट पूरा एक साथ ख़त्म करना है। ऐसा नहीं करना है कि सर अभी किया। क्या होता है, मैं खुद अपने स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अमेंडमेंट्स हो गए, RTP के वीडियोस हो गए, ये सब जो डालते हैं ना, हम स्टार्टिंग में देखते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद वो रख देते हैं कि बाद में करेंगे, अभी रेगुलर पढ़ लेते हैं, और फिर वो छूट जाता है। वो ऐसी चीज़ हो जाती है। तो उससे बेटर है एक बार कोई कोना पकड़ लो रूम का, ईयरफोन डालो, एक नोटबुक लो, पुराना GST वगैरह का जो भी आपके पास बुक है, मॉड्यूल है, जो भी है वो उठाओ, और साथ साथ में मैं बताता जाऊंगा यहाँ पे चेंज आया है, यहाँ पे चेंज आया, वो चेंज करते जाओ। और यहाँ पे ये वीडियो का साइज अगर बड़ा लग रहा है तो यहाँ पे पूरे कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है, इसीलिए बाकी बड़ा कोई ऐसा तूफान चीज़ नहीं है, ठीक है सर। स्टार्ट करें? यस सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में 3 अमेंडमेंट है जो अपने को डिस्कस करने हैं, और चौथा अमेंडमेंट आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो चौथा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला अमेंडमेंट एक क्रेडिट के रेस्ट्रिक्शन के ऊपर, एक रेस्ट्रिक्शन मिलता था आपको पता है, उसके ऊपर अमेंडमेंट है। अगर आपने अभी तक देखा है तो आपको समझ पड़ गया रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। ये कौन है सर? ये है जेठालाल गढ़ा था ना, ठीक है सर। ये क्या करता है? सेल करता है टीवी, 10 टीवी। किसको करता है? तारक मेहता को करता है, ठीक है सर। ये 10 टीवी सेल करेगा तो इसके रिलेटेड टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा। तो जेठालाल क्या करेगा? अपना जो GSTR 1 रहेगा, अंडर सेक्शन 37 में GSTR 1 होता है, जो आपका आउटवर्ड सप्लाई का फॉर्म होता है, जहाँ पे आपको सेल्स के रिलेटेड डिटेल्स डालनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे ये इसको 10 टीवी का डिटेल डालना पड़ेगा, करेक्ट है। जो भी है लाइन से 10 टीवी का डिटेल डालेगा। अभी समझो ऐसा हो सकता है क्या इसका कोई अकाउंटेंट है, वो अपने जैसा आर्टिकल है, और वो आर्टिकल पढ़ाई में बहुत बिजी है, और वो 10 की जगह 7 इनवॉइस का डिटेल डालता है और 3 इनवॉइस का डिटेल नहीं डालता। हो सकता है। ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल समझो कि रिलायंस जैसी कंपनी है जहाँ पे हर मंथ 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार इन्वॉइस इश्यू होते रहेंगे, वहाँ पे पॉसिबल है ना कि 500 हज़ार इन्वॉइस रह जाए डालने। क्लैरिकल एरर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो केस में सर ITC कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो वाली बात है। देखो अगर ये GSTR 1 में जितना डिटेल डालेगा वो यहाँ पे इसके GSTR 2 में आ जाएगा। अभी मैं 2A 2B के ऊपर नहीं आ रहा हूँ, एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। इसके जो ऑटो पॉपुलेट होगा वहाँ पे आ जाएगा इसके परचेज की डिटेल। इसने बेचा है तो इसने खरीदा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, और इसने खरीदा रहेगा तो इसने GST पे किया रहेगा, उसके ऊपर इसको ITC मिल जाएगा। पर समझो इसी ने कोई डिटेल नहीं डाली, इसमें बेचारे ये तारक मेहता की क्या गलती? जेठालाल ने अपने GSTR 1 में अपनी ड्यूटी नहीं पूरी की, उसका अकाउंटेंट काम चोर है, उसमें तारक मेहता की क्या गलती है भाई? उसको तो मिलना चाहिए ना क्रेडिट, सर बराबर है। पर गवर्नमेंट क्या बोलती है? हम रेस्ट्रिक्शन के साथ क्रेडिट देंगे। पहले अभी मैं पुराना कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है सर। गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है हम आपको पूरा क्रेडिट नहीं देंगे, रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट देंगे। तो कैसे देंगे, क्या देंगे, वो अपने को समझना है। तो देखो जितना GSTR 1 में जितना सेल्स का डेटा जेठालाल ने डाल दिया, मतलब अपने एग्जांपल में 7 इनवॉइस डाल दिए हैं, तो ये 7 इनवॉइस का पूरा क्रेडिट तारक मेहता को मिल जाएगा। सर इसमें एहसान क्या कर रहे हो, ये तो मिलना ही चाहिए था भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है? करेक्ट है। ये जो 3 इनवॉइस है इसके रिलेटेड पूरा क्रेडिट हम नहीं देंगे जेठालाल को। क्या देंगे? रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट देंगे। कौन सा क्रेडिट देंगे? रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट देंगे, ठीक है सर। कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे क्रेडिट? तो 2 अमाउंट ले लो,
उसमें से जो लोअर वाला अमाउंट है उतना हम आपको क्या दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे। पहला अमाउंट क्या है, ये जो 3 इनवॉइस है इसके ऊपर एक्चुअल क्रेडिट क्या बनता है, एक्चुअल क्रेडिट क्या बनता है। समझो 1 लाख रुपए की एक टीवी है तो 3 लाख रुपए की टीवी है, प्लस उस पर 18% जीएसटी है, तो 3 लाख का 18% जो भी आएगा वो यहाँ पे क्रेडिट बन जाएगा। पहला अमाउंट वो ले लिया। दूसरा अमाउंट ये लेना है कि जो ये 7 टीवी है, मतलब जो आपका एक्चुअली उसने अपलोड कर दिया है डेटा, जो आपका एक्चुअल आईटीसी आप अवेलेबल करने वाले हो, वो ले लो, ले लिया, उसका 10% आपको क्रेडिट अलाउड हो जाएगा। दोनों में से जो लोअर अमाउंट है उतना आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। पहला जो एक्चुअल क्रेडिट है वो 3 इनवॉइस का वो ले लो, दूसरा जो आप एक्चुअल लेने वाले थे वो 7 वाला, उसका क्या करो 10% ले लो। ये 10% रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है, आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 10% ही ले सकते हो। हाँ, तो ये जो हम बात कर रहे थे 10% का आपको क्या मिलेगा, रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट मिलेगा। तो ये तो सर ठीक है, आपने प्रोविज़न समझा दिया हम लोग को, ये हमें पता था। अब आप बताओ अमेंडमेंट क्या हुआ है। तो अमेंडमेंट भाई बहुत ही सिंपल है। क्या अमेंडमेंट है कि ये जो 10% का रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट था इसको और रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, 5% ही आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। मतलब अभी समझो सेम सिचुएशन लेते हैं, जेठालाल के 10 इनवॉइस थे, एक इनवॉइस का प्राइस था, एक टीवी का प्राइस था 1 लाख रुपया, तो टोटल कितना 10 लाख रुपए का इन्वॉइसेस थे, अलग अलग इन्वॉइस थे, टोटल वैल्यू 10 लाख थी। उस पर फॉर एग्जांपल 18% टैक्स होता है, तो 1.80 लाख का क्या बनता था, आईटीसी मिल रहा था, तारक मेहता को मिलना चाहिए था क्योंकि उसने इतना जीएसटी पे किया था। करेक्ट है। अभी जेठालाल के अकाउंटेंट ने 10 में से 7 इनवॉइस क्या कर दिए, अपलोड कर दिए, 3 इनवॉइस 3 इनवॉइस भूल गया। तो ये 7 इनवॉइस के रिलेटेड जो 7 लाख रुपया, उसका पूरा 18% जो भी अमाउंट आता है, मैं देख लेता हूँ कितना आता है, एक सेकेंड, 7 लाख का 18% विल बी 1,26,000। ये क्रेडिट आपको पूरा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो 3 लाख रुपए का क्रेडिट है, 18% कितना आएगा, 3 लाख का 18% विल बी 54,000। या तो 54,000 ले लो, या ये 1,26,000 का कितना परसेंट लेना है, 5% लेना है। 1,26,000 का 5% विल बी 6,300। तो मैक्सिमम आपको क्रेडिट कितना मिलेगा, 6,300 रुपीज़ मिलेगा, रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट मिलेगा। इज इट क्लियर? यस सर, क्योंकि आपने इन्वॉइस नहीं डाला, जब डालोगे तो बचा हुआ ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ आपके नोट्स के ऊपर। मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग किया था थोड़ा, बट कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वापस करना पड़ रहा है, इसीलिए बीच में आपने देखा रहेगा थोड़ा सा कटा रहेगा, कोई नहीं, वो सब होता रहता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी। पहला पॉइंट क्या लिखा है, पहले पॉइंट में सिंपल सा चीज़ लिखा है कि अगर आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 में सब डिटेल डाल देता है तो उसके रिलेटेड पूरा क्रेडिट अपने को मिल जाएगा। जो 1,26,000 रुपये का क्रेडिट था ना, वो आपको मिल जाएगा। पहले पॉइंट में लिखा है कि आईटीसी ऑन इनवॉइसेस और डेबिट नोट विच हैव बीन अपलोडेड बाय सप्लायर, जो सप्लायर ने अपलोड कर दिया है कहाँ पे, अपने जीएसटीआर 1 में, तो उसके रिलेटेड पूरा 100% क्रेडिट आप ले लो। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट लिखा है कि आईटीसी ऑन इनवॉइस और डेबिट नोट जो उसने अपलोड नहीं किया है, जो उसने अपलोड नहीं किया है, तो उसके रिलेटेड पहले कितना क्रेडिट मिलता था, 10% क्रेडिट मिलता था। ठीक है, अभी वो रेस्ट्रिक्शन जो है वो अमेंड हो चुका है, 10% से कितना हो चुका है, 5% हो चुका है। तो इन अदर वर्ड्स जो अपना आईटीसी क्लेम है वो 105% ऑफ आईटीसी रिफ्लेक्टिंग इन जीएसटीआर 2A से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर, समझाता हूँ। आपका जीएसटीआर 2A क्या होता है, जिसमें आपका वो ऑटो पॉपुलेट होके आपको जितना क्रेडिट मिलने वाला है, जो आपने परचेस वगैरह या इनवर्ट सप्लाई किया है, उसका आपको क्या डिटेल्स मिलता है। तो इसमें जितना भी आपका क्रेडिट दिख रहा है, समझो आपका 1,00,000 रुपया क्रेडिट इसमें दिख रहा है, तो आप मैक्सिमम क्रेडिट कितना ले सकते हो, 1,05,000 ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। 5% कौन सा, रेस्ट्रिक्शन वाला। पहले ये 105% की जगह 110% हुआ करता था। Taxpayer may avail full credit in respect of a tax period as and when the invoice are uploaded by supplier to the extent eligible। जब जब वो सप्लायर जितना इन्वॉइस अपलोड करता रहेगा उतना आपको क्रेडिट वो टाइम पे मिलता रहेगा। पर अभी आपको रेस्ट्रिक्टेड आईटी से कितना मिलेगा, 5% मिलेगा।
रेस्ट्रिक्शन 5% है। फिर नोट्स के बारे में देखते हैं। नोट्स, पहला नोट्स क्या बोलता है? पहला नोट्स ये बोलता है कि जो मैंने सेकेंड पॉइंट बोला था ना, याद करो कितना क्रेडिट मिलेगा। एक तो 5% ऑफ एलिजिबल आईटीसी और दूसरा एक्चुअल आईटीसी, वो 3 इनवॉइस का। ये वो पॉइंट लिखा है कि आपको मैक्सिमम, अगर समझो ये 5% एक्चुअल 3 बिल से भी ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअल 3 बिल का इनवॉइस का क्रेडिट कितना था, मैं अपने एग्जांपल पे आ जाते हैं एक बार। 54,000 था, करेक्ट है, 54 था। अगर ये 5% अगर 54,000 से भी ज़्यादा हो जाता, मतलब समझो 70,000 हो जाता, तो 70,000 क्रेडिट देना सही होता क्या? बिल्कुल सही नहीं होता। क्यों सही नहीं होता? एक्चुअल भाई वो 3 बिल का आईटीसी तो 54,000 ही है, तो वो केस में आपको कितना लेना है? मैक्सिमम 54,000 का क्रेडिट लेना है। वो यहाँ पे ये पॉइंट में मेंशन किया हुआ है, सिंपल है। Restricted ITC claim on invoice or debit note not uploaded by supplier in GSTR1 should not exceed, किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए? जो एक्चुअल वो इनवॉइस के ऊपर आईटीसी है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब ऊपर से फिर 5% का रेस्ट्रिक्शन लिखा था, यहाँ पे ये एक्चुअल आईटीसी वाला फॉर्मूला डाल दिया, विच एवर इज लोअर अपना क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया, सिंपल है। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई ऐसा इनवॉइस है जिसके ऊपर आपको क्रेडिट मिलने वाला ही नहीं था, जैसे 17.5 का क्रेडिट ब्लॉक क्रेडिट होता है, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी थी, कोई ऐसा इनवॉइस था जिस पे आपको क्रेडिट मिलने वाला ही नहीं था, तो वो केस में आपको क्या ध्यान रखना है? वो केस में आपको ध्यान रखना है कि वो इनवॉइस आपको कंसिडर नहीं करना। थर्ड पॉइंट, कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसे पर्सन है जो सेक्शन 37(1) में नहीं आते हैं, जैसे आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। सेक्शन 37(1) क्या है? जिसमें GSTR1 के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे कौन से लोग हैं जो GSTR1 के स्कोप में नहीं आते? तो सर कंपोजिशन लेवी वाले नहीं आते, ऐसे RCM वाले नहीं आते, फिर अपना कौन नहीं आता? NRTP नहीं आता, TDS TCS वाले नहीं आते, OIDAR सर्विसेज वाले नहीं आते। तो वो सब इनवॉइस भी आपको यहाँ पे क्या नहीं करने? कंसिडर नहीं करने। और लास्ट में लिखा है कि जो रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी है वो आपका कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखा जाएगा, तो टोटल बेसिस पे देखा जाएगा, अगेंस्ट ऑल सप्लाईज हुज डिटेल्स हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर। ठीक है, तो अमेंडमेंट नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या होता है? डन होता है। आपको क्या करना है? अभी साथ में बैठ के आपको ये अच्छे से एक बार पूरा अमेंडमेंट रीड कर लेना है। अगर आपने PDF का प्रिंट ले लिया है, घर वर पे प्रिंटर है तो ले लो, नहीं तो साथ पे लिखना है तो लिख भी सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो? प्रिंट निकाल लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपको अमेंडमेंट नंबर 1 अभी ही साथ में क्या करना है? पढ़ लो। पॉज करके पढ़ो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। फिर आते हैं सेकेंड अमेंडमेंट के ऊपर। सेकेंड अमेंडमेंट क्या बोलता है? सेकेंड अमेंडमेंट कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है पिछले सेक्शंस में, जैसे ये पहले 10% से 5% हुआ था, करेक्ट है। जो सेकेंड अमेंडमेंट है वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है आपका, नया ही पूरा एक रूल लेके आए हैं, रूल नंबर 86B। रूल नंबर 86B किस बारे में डील करता है मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। आपको पता है पिछले साल कोरोना वायरस आ गया था, कोविड आ गया था। कोविड की वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारा फिनेंशियल लॉस हुआ था, ये पूरी दुनिया को पता है भाई, हर दुनिया की हर गवर्नमेंट को हुआ था। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या चाहती है कि आप हमें क्या करो, GST का कुछ पोर्शन, मतलब 1% आप क्या करो, हमें कैश में दो, ज्यादा नहीं, 1% हमें क्या दो, कैश में दो। कैसे देना है? फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स लायबिलिटी है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इतना कुछ हाइप मत करो, एकदम इजी सा कंसेप्ट है। कुछ नए कंसेप्ट आते हैं तो लोग एकदम वो कर लेते हैं ना कि भाई बहुत टफ है, बहुत टफ है। भाई नहीं टफ है। आप क्या क्या पढ़े हो यार भाई? ITC पूरा पढ़ लिए, वो रूल 40 to 43 पढ़ लिए, तो ये कुछ नहीं है भाई, ये एकदम सिंपल है। आपका फॉर एग्जाम्पल टैक्स लायबिलिटी कितना है? टैक्स लायबिलिटी है आपका
10 लाख रुपया। आपके पास क्रेडिट कितना पड़ा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपया पड़ा है। फिर भी गवर्नमेंट आपको क्या बोलती है, ये 10 लाख का 99% आप एक क्रेडिट से यूटिलाइज कर लो और 1%, 10 लाख का 1% आप हमें क्या करो, कैश में पेमेंट करो। तो हम 1-1% करके बहुत सारा पैसा जमा कर देंगे, उससे जो भी हमारे पर्पस है वो हम फुलफिल करेंगे। इज इट सिंपल? यस सर। तो भाई यही कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट के ऊपर हम क्या लेके आए हैं, एक नया रूल लेके आए हैं, रूल नंबर 86B। रूल नंबर 86B कि हमें क्या करो, 1% पैसा तुम कैश में दे दो। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि बड़े बड़े एसएससी, मतलब अच्छे खासे एसएससी, एकदम बड़े नहीं पर बड़े एसएससी को टारगेट किया है, छोटे छोटे एसएससी को टारगेट नहीं किया। अगर आपका मंथली पर मंथ टैक्सेबल सप्लाईज कितना है, पेन क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, पर मंथ आपका टैक्सेबल सप्लाई कितना है, 50 लाख रुपए से ज्यादा है, 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो ही ये प्रोविजन आपके ऊपर लगेगा। 50 लाख से कम है तो आपके ऊपर नहीं लगेगा। सबसे पहला क्राइटेरिया यही दिमाग में रखो कि अगर आपका मंथली, ईयरली नहीं, मंथली टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपीस का सेल्स क्रॉस करता है तो आपको 1% कैश में देना है, नहीं तो नहीं देना। छोटे लोगों का 1% बनेगा भी क्या, करेक्ट है। और टैक्सेबल सप्लाई में दो चीजें नहीं आएगी, सबसे पहले एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं आएगी और दूसरा क्या नहीं आएगा, जीरो रेटेड सप्लाई नहीं आएगा। देखो एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब हम लोग ने एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ा था। एग्जम्प्ट सप्लाई में 3 लोग आएंगे, एक ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जिसके ऊपर टैक्स रेट नील है, दूसरा जो होली एग्जम्प्ट है, और तीसरा जो कि नॉट टैक्सेबल है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई था ना, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन हो गया, ये आपका क्या होता है, एग्जम्प्ट सप्लाई होता है। और जीरो रेटेड सप्लाई बेसिकली फाइनल का कंसेप्ट है, पर डेफिनेशन आपको दी हुई है। जीरो रेटेड सप्लाई में दो चीजें आएगी, एक जो आप एक्सपोर्ट करते हो और दूसरा आप कोई भी ट्रांसफर करते हो, मतलब सप्लाई करते हो एसईजेड में। एसईजेड डेवलपमेंट या एसईजेड यूनिट जो भी हो चलेगा, एसईजेड डेवलपर भी चलेगा, यूनिट भी चलेगा। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो आपका जीरो रेटेड सप्लाई आएगा। तो अपने को क्या देखना है, टैक्सेबल सप्लाई अपना 50 लाख क्रॉस होगा प्लस 50 लाख होगा तो ही ये वाला रूल आपका क्या होगा, अप्लाई होगा। और 50 लाख में ये चीजें नहीं आएगी, 0% रेट नहीं आएगी, होली एग्जाम नहीं आएगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं आएगा, एक्सपोर्ट नहीं आएगा, एसईजेड पे ट्रांसफर कर रहे हो नहीं आएगा। इज इट सिंपल? यस सर। तो वापस मैं आ जाता हूँ अपने नोट्स के ऊपर। तो देखो, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें आप कितना अमाउंट यूज करने के लिए, कितना यूज कर सकते हो, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन डाला है। रेस्ट्रिक्ट्स अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर विच रजिस्टर्ड पर्सन कैन यूज टू डिस्चार्ज हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी टू 99% ऑफ सच टैक्स लाइबिलिटी इन केस वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड 50 लाख इन अ मंथ। ये एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है 50 लाख वाला। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का 99% यूज कर सकते हो, मतलब 1% आपको क्या करना पड़ेगा, कैश में क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जांपल एक दिया है कि टोटल वैल्यू है इंटरेस्टेड सप्लाई का आर एंड सन्स का इन मंथ ऑफ फेब 21 कितना है, 100 लाख रुपीज। टैक्सेबल सप्लाई कितना है, 100 लाख है, मतलब 50 लाख क्रॉस हो गया। उसके ऊपर IGST लगेगा, करेक्ट है, कितना 18% लगेगा, नीचे दिया हुआ है। तो 18 लाख रुपए आपका क्या है, टैक्स लायबिलिटी है। सिंपल है सर। उसके लिए उसके पास कितना 18 लाख होगा, उसके लिए उसके पास क्रेडिट कितना पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट 20 लाख रुपया पड़ा है। अगर पुरानी सिचुएशन होती तो यहाँ पे ये पूरा 20 लाख यहाँ से यूज हो जाता और 2 लाख का क्रेडिट आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता, करेक्ट है। बट अभी क्या होगा, अभी आपको ये 18 लाख से ये जो 18 लाख रुपीज है इसका 1% तो आपको कैश में डिस्चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 50 लाख रुपए से ऊपर है मंथली सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाई। और 99% आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो। तो 99% विल बी 17,82,000 आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो। और 1% जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, कैश में डिस्चार्ज करना पड़ेगा।
18 लाख का 1% कितना 18,000, जो भी आएगा वॉट एवर द अमाउंट, वो आपको क्या करना पड़ेगा, 18,000 आएगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करना पड़ेगा, मतलब कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। कैश में मतलब हार्ड कैश नहीं, आपका बैंक पेमेंट, जो भी पेमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, हम लोग ने पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ा था, वो वाले यूज़ कर सकते हो। सिंपल है क्या? यस सर, समझा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना एक बार क्या करो, आप अभी बैठ के ये अमेंडमेंट नंबर 2 इतना जो मैंने आपको बताया है ना, ये रीड कर लो, साथ साथ में खत्म करो भाई, अलग से टाइम नहीं है। और जो आपके नोट्स है उसमें क्या कर देना, इनकॉर्पोरेट कर देना ये सब चीजें, नहीं तो ये पीडीएफ भी रख लोगे और साथ साथ में अपना पुराना पेज नंबर लिखते रहना कि ये पेज नंबर पे अमेंडमेंट है, दैट्स इनफ। मैं बताता रहूँगा ये सब कहाँ पे, ये तो पूरा नया आया है। वो ऊपर 10% वाला कहाँ पे, मैं मॉड्यूल से आपको बता दूंगा। ये पेज नंबर पे आपको यहाँ से 10% से 5% कर देना है, और थर्ड अमेंडमेंट जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इतना रीड कर दो, पॉज करके रीड करो, फिर आगे बढ़ते। डन, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन टू दिस रूल्स शैल नॉट अप्लाई, एक्सेप्शंस मतलब ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा ये 4 केसेस में। मतलब सर, मतलब ये जो 1% वाला रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ 1% विल नॉट अप्लाई, ठीक है। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, ये 4 केस में ये 1% वाला रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि आप पूरा क्रेडिट, जो पूरा क्रेडिट है 100% क्रेडिट यूज कर सकते हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश मतलब जो ई कैश लेजर होता है उसका जरूरत नहीं है 1% पेमेंट करना, पूरा आप क्रेडिट ले लो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, ठीक है। एक कंडीशन अपने को पता है, अगर अपना 50 लाख रुपए से 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए से टैक्सेबल सप्लाई कम है तो अब वैसे भी ये इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, वो तो अलग है। उसके अलावा 4 और सिचुएशन है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहला सिचुएशन है वेयर द सेड पर्सन, वेयर द सेड पर्सन प्रोप्राइटर, कर्ता, MD, any of its 2 partner, whole time director, member of managing committee और बोर्ड और ट्रस्टी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, अगर ये लोगों ने, सर ये लोग कौन है? अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपने खुद ने, अगर आपकी कोई फर्म, आपकी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर, अगर आप HUF वाले हो तो आपका कर्ता, अगर आप कंपनी हो तो MD, पार्टनरशिप फर्म हो तो कोई 2 पार्टनर, अगर कोई कंपनी है तो होल टाइम डायरेक्टर वगैरह हो गए, या फिर आपका कोई मैनेजिंग कमेटी का मेंबर, या फिर आपके कोई ट्रस्ट है तो उसके बोर्ड, एसोसिएशन के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर, मतलब कोई AOP BOI का केस वगैरह है तो मतलब ये लोग कौन है? ये लोग सब की मैनेजरल पर्सन है। ये लोग कौन है? जो मेन मेंबर होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, ये लोग वो लोग हैं। अगर ये लोगों ने हैव पेड मोर देन ₹1 लाख एज इनकम टैक्स इन ईच ऑफ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, अगर ये लोग ने पिछले 2 साल में, ये वाला साल है, इससे पहले वाला साल, इससे पहले वाला साल, इसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा, 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर इनकम टैक्स का पेमेंट किया है, GST का नहीं, इनकम टैक्स का पेमेंट किया है, तो आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई तुमने हमारी मदद की है कोविड पीरियड में, तो आप नहीं दोगे ये 1% तो चलेगा, करेक्ट है। 1 लाख रुपया पर अगर आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट 1 लाख रुपया हुआ तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दोनों साल में ईच ऑफ 2 ईयर, ईच ऑफ 2 फाइनेंशियल ईयर में आपका खुद पर्सन है, प्रोप्राइटर है, 2 पार्टनर है, या फिर MD है, होल टाइम डायरेक्टर है, कोई मैनेजिंग कमेटी का मेंबर है, या फिर बोर्ड का ट्रस्टी है, कोई भी पर्सन अगर पिछले दोनों साल में, दोनों के दोनों सालों में कितना 1 लाख रुपए से ज्यादा, 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स का पेमेंट करता है, तो आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कोई भी की मैनेजरल पर्सन मैं लिख देता हूँ, ये सब लोग की मैनेजरल पर्सन है, अगर इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं
इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं कितना, +1 लाख, नॉट 1 लाख, 1 लाख से ऊपर, तो आपको ये रूल क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल करते हैं पिछले 2 साल में, ये साल नंबर 1 है, ये साल नंबर 2 है, पिछले 2 साल में अगर कोई पर्सन ने 90,000 यहाँ पे टैक्स पे किया है और यहाँ पे 1,40,000 पे किया है, एप्लीकेबल होगा रूल कि नहीं होगा? बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख रुपए से कम किया है, दोनों साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे 1 लाख किया है, यहाँ पे 1,40,000 किया है, एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा पेमेंट कर रहा है। थर्ड केस में यहाँ पे भी 1.40 लाख है, यहाँ पे भी 1.40 लाख है, रूल एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों साल में आपने इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा पेमेंट किया है। सिंपल है ये तो हो गया आपका पहला एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन पे आते हैं। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, कौन है रजिस्टर्ड पर्सन, जिसको मिला है, क्या मिला है, रिफंड मिला है, इनकम टैक्स का नहीं, जीएसटी का रिफंड। कितना मिला है? 1 लाख रुपए से ज्यादा रिफंड मिला है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आपको पिछले साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा रिफंड मिला है ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी इन केस ऑफ 2 सिचुएशन। अगर ये 2 सिचुएशन में आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा क्रेडिट मिल चुका है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट नहीं, रिफंड मिल चुका है, तो आपको यहाँ पे रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मकसद क्या है भाई, आपके पास वैसे भी इतना सारा क्रेडिट पड़ा है कि आप 1-1 लाख रुपए से ज्यादा क्या कर रहे हो, रिफंड ले रहे हो। करेक्ट है, तो गवर्नमेंट बोलती है आपको फिर ये 1% एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि फिर बाद में आके आप ये रिफंड लोगे हमसे। अभी आप हमें पैसा दोगे, फिर बाद में फिर आपसे हमसे आके रिफंड लोगे। इससे अच्छा आप शांति से बैठे रहो, हमें आपसे नहीं चाहिए। पर 2 कौन सी सिचुएशन है? पहली सिचुएशन है जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब मैंने आपको बताया, या तो एक्सपोर्ट है या SEZ है। ये फाइनल में रिफंड चैप्टर आएगा, उसमें इन डिटेल देखेंगे, फाइनल में आ जाते हैं। अभी आप यही समझो कि जीरो रेटेड सप्लाई नाम समझ लो। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये आप पर्सन हो, आप कुछ इनवर्ड सप्लाई भी करोगे, आप कुछ आउटवर्ड सप्लाई भी करोगे, मतलब कुछ आप परचेस करोगे, कुछ आप सेल करोगे। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? जो आपका इनवर्ड सप्लाई का रेट है, समझो 5% है, नहीं, जो इन्वर्टेड सप्लाई का रेट है वो 18% है, और जो आउटवर्ड सप्लाई का रेट है वो कितना है? 5% है। बट जितने में आप परचेस कर रहे हो उसमें आप ज्यादा जीएसटी दे रहे हो, तो इसमें आपको कितना आईटीसी ज्यादा मिलेगा। करेक्ट है। और जब आपका पेमेंट का टाइम आता है तो आपका जीएसटी का रेट कम है। करेक्ट है। तो आपका क्या होता है, बहुत सारा क्रेडिट जमा होने लग जाता है, और वो आप बाद में क्या करते हो, धीरे धीरे रिफंड लेते रहते हो। तो ये केस में या तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से आप रिफंड ले रहे हो, या दूसरा आप जीरो रेटेड सप्लाई की वजह से आप क्या कर रहे हो, रिफंड ले रहे हो। और रिफंड कितना है पिछले साल में? 1 लाख रुपए से ज्यादा है। इफ रिफंड, जीएसटी रिफंड प्लस ₹1 लाख है, प्लस 1 लाख है, तो आपको क्या करना है, ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, 86 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सिंपल है। यस सर। थर्ड पे आ जाते हैं। अभी थर्ड में क्या है सर? थर्ड में कुछ नहीं है, थर्ड भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने डिस्चार्ज किया है अपना लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का, कैसे? ई कैश लेजर के थ्रू, for amount which is excess of 1% of total output tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year। ये सर क्या फालतूगिरी, समझाता हूँ। ऐसे देखोगे तो ये फालतूगिरी लगेगा, पर समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझो समझो समझो। आपका ये फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से लेके मार्च तक। करेक्ट है। बीच में हम कौन सा, कोई भी सितंबर मंथ से पकड़ लो, इसका हम क्या कर रहे हैं, टैक्स लाइबिलिटी जीएसटी के पेमेंट की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये 86B का एप्लीकेबिलिटी होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात करनी है। तो उसके लिए क्या बोला है यहाँ पे, ध्यान से समझो। यहाँ पे बोला है कि यहाँ तक आपका क्यूमुलेटिव कितना टैक्स लाइबिलिटी था। तो फॉर एग्जाम्पल पकड़ते हैं कुछ भी, 1 CR था, कुछ भी रैंडम फिगर पकड़ते हैं, उसके रिलेटेड आपने कैश पेमेंट कितना किया है। तो समझो मैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन मैंने किया है 85 लाख, और कैश पेमेंट किया है मैंने 15 लाख रुपया। तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का आपने पेमेंट किया है, ये 10% से ज़्यादा है क्यूमुलेटिवली, तो ये मंथ में आपका 86B अप्लाई होगा कि नहीं होगा, वो यहाँ से पता चलेगा। समझे कुछ?
वापस आते हैं, बताता हूँ, रिलेट करता हूँ। वे रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या किया है, अपना डिस्चार्ज किया है जीएसटी का लाइबिलिटी थ्रू ई कैश लेजर। कौन से लेजर से? कैश लेजर से, विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल आउटपुट लाइबिलिटी। 10% मैंने गलती से बोल दिया, 1%। अगर आपने 1% से ज्यादा 1% से ज्यादा क्या किया है, कैश में पेमेंट किया है क्यूमुलेटिवली, तो वो मंथ में आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सिंपल। यस। और चौथा पॉइंट है वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज। अगर रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या कोई लोकल अथॉरिटी है, या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो वो केस में रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। भाई गवर्नमेंट के ही लोग हैं, पहले तुम कैश में दोगे फिर तुम्हारे पास ही आएगा, तो मगजमारी मत करो, तुम पहले जैसे चल रहे थे वैसे चलो। सबसे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फिर लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी। तो कुछ ऐसा ये जीपीएल गोकुलधाम प्रीमियर लीग था ना अपना तारक मेहता में, जीपीएल स्टैट्यूटरी, जीपीएल बॉडी ऐसे करके याद कर सकते हो, जीपीएल बॉडी। जी यानी आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पी यानी पीएसयू, एल यानी लोकल अथॉरिटी, बॉडी यानी क्या है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये 4 लोगों के ऊपर आपका रूल नंबर 86 भी क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? थोड़ा थोड़ा समझा गया? यस। तो ये रूल नंबर 86 भी अपने यहाँ पे कहाँ पे सर? ये यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड। ये आपका आईसीआई का वेबसाइट है। ये जो मैंने बताया था ना, सेम टू सेम अपना मॉड्यूल से ही मैंने आपके लिया है, लाइन बाय लाइन। ये रूल नंबर 86 बी, एग्जाम्पल भी सेम है, वो बस छोटा। अभी यहाँ पे देखो कैसा है, रमन एंड सन्स है, इंटीग्रेटेड टैक्स है, तो इंटीग्रेटेड टैक्स को मैंने आईजीएसटी लिख दिया है, रमन एंड सन्स को आर एंड सन्स लिख दिया, ताकि अपना कंटेंट जो है वो अननेसेसरी इतना बल्कि ना हो, अपने को समझने से मतलब है। करेक्ट है। रमन हो या आर हो, कोई जिंदगी में अपने कोई कुछ लेना देना है नहीं, अपने को सेम चीज़ें समझने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की जगह ईसीआरएल लिख दिया है, अमाउंट की जगह एएमटी लिखना है। एग्जाम में अपने को अमाउंट लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर लिखना है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अभी अपने को अमेंडमेंट नोट्स इतने बड़े नहीं लगने चाहिए कि भाई 40 पेज के क्या अमेंडमेंट आए, इतना कुछ है नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश की है। कंटेंट 1% भी मैं कोई मेरी कोई ड्यूटी में, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सेम लाइन बाय लाइन कंटेंट है। बस ये जो अननेसेसरी के जो रिपीट होते हैं ना चीज़ें, उसको मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो उसकी वजह से अपने नोट्स अच्छे खासे पढ़ने लायक, फटाफट स्पीड में निकलने जैसे बन गए, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये रूल नंबर यहाँ पे 86 भी ख़त्म होता है। आप एक बार यहाँ से एक्सेप्शन से रीड करना स्टार्ट करो, और यहाँ पे क्या लिखा है, हाउएवर जो कमिश्नर है या कोई ऑफिसर है जिसको कमिश्नर ने ऑथोराइज किया है, वो रिमूव कर सकता है सच रेस्ट्रिक्शन आफ्टर द वेरिफिकेशन। मतलब कोई अपने कोई अमेंडमेंट एग्जाम के रिलेवेंट इतना नहीं है, कमिश्नर के पास पावर है, बस इतना समझ लो। ये वाला पार्ट जो है वो आप क्या करो, एक बार फटाफट रीड कर दो। ठीक है, पॉज करके रीड कर लो फिर। हाँ तो फ्रेंड्स, 2 अमेंडमेंट आपको समझ गए रहेंगे उम्मीद करता हूँ। बड़े ही सिंपल सिंपल है। एक तो पूरा नया रूल लेके आए हैं ये लोग, रूल नंबर 86 बी, और उससे पहले वो 10% को 5% किया है, जो भी बहुत पहले से आपको कंसेप्ट आता है। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो 10% था वो 5% हो चुका है। एक कंसेप्ट नया सीखना है जिसमें कोई टफ नहीं है। 99% क्रेडिट यूज़ करो, 1% कैश यूज़ करो। क्यों करो? कोविड की वजह से गवर्नमेंट को फंड चाहिए, करेक्ट है। 50 लाख जिसका मंथली टैक्सेबल सप्लाई होता है, उससे ज़्यादा एक्सीड करता है 50 लाख से, तो ही ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। टैक्सेबल सप्लाई में एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड नहीं आएंगे। एग्जेम्प्ट का मतलब आपको पता है 3 चीज़ें आती है, जीरो रेटेड में 2 चीज़ें आती है, ठीक है। फिर कुछ एग्जाम्पल एक आधा सिंपल सा था जो मॉड्यूल का वो ले लिया है, और उसके बाद यहाँ पे 4 लोगों के ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी, ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। अभी थर्ड अमेंडमेंट, बेसिकली आईटीसी में 4 अमेंडमेंट है, थर्ड अमेंडमेंट के ऊपर आते हैं। चौथा अमेंडमेंट तो एक एक्सक्लूजन है, जो आपकी खुशी की बात है, जो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले थर्ड अमेंडमेंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये एक सप्लायर है, फॉर एग्जांपल ये रिसिपिएंट, ये कौन है? सप्लायर, ये रिसिपिएंट। ये इसको सामान भेजेगा, ये इसको पेमेंट करेगा।
पेमेंट के साथ साथ जीएसटी का भी पेमेंट करेगा, जो इसको क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। इज इट ओके? पर मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो क्रेडिट है ये आप कब तक अवेल कर सकते हो। यूटिलाइज तो आप लाइफ टाइम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अवेलमेंट कब तक कर सकते हो, तो सर उसके लिए एक डेट दिया हुआ है। कौन सा डेट दिया हुआ है सर? 2 डेट में से अर्लियर डेट होता है, वहां तक आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट अवेल कर सकते हो। पहली डेट अगले साल की, नेक्स्ट ईयर की, जो सितंबर मंथ है उसका जो 3B के रिटर्न का ड्यू डेट होता है, जो कि 20 अक्टूबर होता है, वो डेट। और दूसरा डेट होता है एक्चुअल एनुअल रिटर्न फाइलिंग का डेट। ड्यू डेट 31 दिसंबर है, पर जब आपने एक्चुअली रिटर्न फाइल कर दिया, एनुअल रिटर्न अगले साल के 31 दिसंबर तक कर सकते हो। जब भी आपने किया, विच एवर इज अर्लियर, यहां तक आप क्या कर सकते हो, ITC अवेल कर सकते हो। इज इट सिंपल? यस सर, बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर यहां तक समझा तो आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेबिट नोट कब इशू होता है, क्रेडिट नोट क्यों इशू होता है वो पता है। क्रेडिट नोट बेसिकली क्वालिटी वगैरह अच्छी दे दी जाए ज़्यादा, मतलब बाद में आपको क्या करना है, टैक्स लाइबिलिटी कम करना है बेसिकली। और डेबिट नोट एक तरीके का इन्वॉइस ही होता है कि वापस अगर आपको बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, डेबिट नोट इशू कर सकते हो। उसके रीज़न है, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के वीडियो का है। 10 मिनट में आपको पूरा इन डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ जाएगा क्या होता है डेबिट नोट, क्या होता है क्रेडिट नोट, क्योंकि उसके रिलेटेड एक अमेंडमेंट है। ठीक है सर, ये डेट है समझो मई मंथ में जेठालाल ने फॉर एग्जांपल क्या किया, कुछ टीवीज सेल कर दी तारक मेहता को। ठीक है, ये टीवी जेठालाल ने सेल की। कुछ टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे गया, ऑर्डर पहले आ गया था, इनवॉइस वगैरह इशू हो गया था, कुछ टाइम के बाद आपका क्या हुआ था, गुड्स गया था वहाँ पे। ये मई मंथ है, यहाँ पे मार्च में गया, ये फिर नेक्स्ट ईयर यहाँ से क्या हो गया, चालू हो गया। करेक्ट है? करेक्ट है सर। तो ये टीवी गया, बाद में पता चला कि सर क्वालिटी जो है, क्वालिटी बोले तो थोड़ा कम है या फिर क्वांटिटी कम गया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्वालिटी तो टीवी में होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्वांटिटी की बात है, तो वापस एक क्या करना पड़ेगा, डेबिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। डेबिट नोट से क्या होगा, आपका वैल्यू अगर पहले कम दिखाया है उसको क्या करना है, अपने को बढ़ाना है। वो बढ़ाएंगे तो टैक्स भी साथ में बढ़ेगा, तो उसका जो टैक्स इनवॉइस का ट्रीटमेंट होता है सेम टू सेम डेबिट नोट का ट्रीटमेंट होता है। पर अभी यहाँ पे सवाल ये उठता था, पहले ये डेबिट नोट इश्यू कब हुआ, समझो 1 अप्रैल अगले साल इश्यू हुआ। क्लियर है? यस। अभी देखो ये मई मंथ का जो इनवॉइस है, इसका आप क्रेडिट कब तक ले सकते हो सर? इसका क्रेडिट आप इस 20 अक्टूबर, या जो एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है, ड्यू डेट नहीं मतलब जब आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, दोनों में से अर्लियर इवेंट था, यहाँ तक आप इस इन्वॉइसेस का क्या ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो। पर डेबिट नोट तो आपको यहाँ पे इश्यू हुआ है, डेबिट नोट तो आपको कहाँ पे इशू हुआ है, यहाँ पे इशू हुआ है। तो इसके रिलेटेड क्या किया जाए, तो पहले क्या बोला गया था, जो उसके रिगार्डिंग जो सेम डेबिट नोट है उसके रिगार्डिंग उसके क्रेडिट यूटिलाइजेशन का बेस किसको लिया गया था, वो पुराने वाले इनवॉइस को लिया गया था, कि जो आपका पुराना इनवॉइस है उसका क्या अवेलमेंट का लास्ट डेट है, मतलब ये वाला, वही सेम डेट किसका होगा, डेबिट नोट का होगा। करेक्ट, ये पहले बोला गया था। अमेंडमेंट के बाद क्या बोला गया, डेबिट नोट को सेपरेट माना जाएगा और इसके लिए इसके डेट के हिसाब से आपका क्या माना जाएगा, ड्यू डेट माना जाएगा। ये 1 अप्रैल अगला साल है, तो यहाँ से लेके इसके अगले साल का सितंबर का ड्यू डेट, या फिर इसके अगले साल का जो भी एनुअल रिटर्न फाइलिंग का डेट है, विच एवर इज अर्लियर, इसका क्रेडिट आप तब तक ले सकते हो। समझे क्या? पहली बार समझा रहेगा, थोड़ा सा आपको अलग लगा रहेगा शायद। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट 2 लाइन में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे एक्सप्लेन करूँगा आपको, कि पहले इनवॉइस को ही बेस लिया जाता था डेबिट नोट के लिए भी, जो इनवॉइस था उसी को बेस लिया जाता था डेबिट नोट के लिए। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी डेबिट नोट को अलग से इज्जत दी गई है, इनवॉइस को अलग से इज्जत दी गई है। डेबिट नोट का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट डेबिट नोट की डेट से अगले साल की जो जीएसटी है 3B की डेट और एनुअल रिटर्न की डेट विच एवर इज अर्लियर है, वहां तक आप ले सकते हो। पहले क्या होता था, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ वहां से ही लिया जाता था,
बस इतना से। अभी मैं नोट से पढ़ाऊंगा तो पूरा बेसिकली सेम टू सेम मॉड्यूल में जो लिखा है उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये अमेंडमेंट जो है वो आपके मॉड्यूल के लास्ट टाइम का मॉड्यूल था ना, उसके लास्ट पेज में दिया हुआ था, जो अभी से एप्लीकेबल है, तो वो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से बस प्रेजेंट कर दिया है। लाइन बाय लाइन कॉपी पेस्ट है, सो द टाइप्ड है, कॉपी पेस्ट तो नहीं है, टाइप है डायरेक्टली फ्रॉम मॉड्यूल। तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ डेबिट नोट मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया क्या है। पहले उसके साथ लिंक्ड था, इनवॉइस और डेबिट नोट एक साथ लिंक्ड थे कि कब तक आप अवेल कर सकते हो। अभी डेबिट नोट को डीलिंक कर दिया है, बेसिकली इनवॉइस को अलग कर दिया है, डेबिट नोट को अलग कर दिया। डेबिट नोट सेपरेट एंटिटी है, वहाँ से काउंट होगा उसका खुद का, कब तक, अगले साल की डेट तक वो क्या ले सकता है, आईटीसी ले सकता है उसके रिलेटेड। तो रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई आफ्टर ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर टू विच, बताइए ड्यू डेट लिखा हुआ है। तो और इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट, ये इंपॉर्टेंट है सर। ऊपर क्या बोला वो तो आपने बोला ही नहीं, कुछ नहीं लिखा। रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो एंटाइटल नहीं है किसका, आईटीसी लेने के लिए, अगर उसका इनवॉइस या डेबिट नोट जो है वो कब, आफ्टर ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B जो उसका 20 अक्टूबर वाला डेट है, या इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट। ये पहले वाला प्रोविजन था उसमें ऐसा लिखा हुआ था इनवॉइस और डेबिट नोट दोनों एक साथ है। जो इनवॉइस का ड्यू डेट है वही किसके लिए फॉलो अप होगा, डेबिट नोट के लिए होगा, करेक्ट है। और विच एवर इज अर्लियर एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट और 3B का ड्यू डेट। यहाँ पे अगर आप बोल्ड देखोगे तो यहाँ पे क्या कर दिया है, डेबिट नोट को अलग कर दिया है और इनवॉइस को अलग कर दिया है। इनवॉइस और डेबिट नोट परटेंस और फर्निशिंग, समझ रहे हो, उसमें एक साथ लिंक था, यहाँ पे डीलिंक कर दिया है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ डेबिट नोट एंड डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज बिंग डीलिंक। यहाँ पे आपको एक वर्ड डीलिंक डाल देना है। मैंने अपने जो नोट्स बनाए थे उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डीलिंक आपको वर्ड दिख रहा रहेगा, यहाँ पे दिख रहा, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन वो PDF में नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे एक वर्ड डीलिंक ऐड कर देना, फॉर द पर्पज ऑफ अवेलिंग ITC। सो ITC कैन बी अवेल ऑन डेबिट नोट रेज आफ्टर 30th September फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच इनवॉइस इज लिंक्ड टू सच डेबिट नोट पर्टेंस। रीड कर लो भाई, कुछ नहीं है, सिर्फ वही कंसेप्ट है कि इनवॉइस और डेबिट नोट को क्या कर दिया है, डीलिंक कर दिया है। ठीक है, पॉज करो और पढ़ो। अभी मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ। मैं आपके मॉड्यूल के ऊपर, ये तो मेरा कोई मेल खुल गया है गलती से भाई, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। स्टडी गाइडलाइंस जो कि आपके ICI की वेबसाइट पे दी हुई है, आप देख सकते हो। फॉर नवंबर 2021 एग्जाम फॉर CA इंटर आपको कुछ टॉपिक एक्सक्लूड किए हैं, बाकी सब टॉपिक सेम एज इट इज़ है जो हर टाइम स्टडी गाइडलाइंस में दिया रहता है। पर 2 नए टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए हैं फॉर ये नवंबर अटेम्प्ट। सबसे पहले मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे देखो ये 1 नंबर दिख रहा है, हाईलाइट किया मैंने। मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of input or input service and reversal thereof, और सेकेंड मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल देयरऑफ। ये क्या है, ये 2 रूल है, रूल 42 है, रूल 43 है। ये 2 रूल आपके सिलेबस से अभी के लिए तो फिलहाल नवंबर एग्जाम के लिए तो निकाल दिए हैं, मतलब दिसंबर एग्जाम के लिए, जो कि आपको समझने में सबसे बड़ी तकलीफ होती थी। हालांकि इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, मैंने यूट्यूब पे एक सेपरेट वीडियो रूल 42 रूल 43 के लिए अच्छे से डाला था, बट कोई बात नहीं, वो मैराथन जो मैंने बोला उसमें भी वो रूल 42 और रूल 43 डाले हुए हैं, तो वो आपको स्किप कर देना है, अभी नहीं देखना है। बट आपको ये ध्यान रखना है सेक्शन 17 नहीं निकाला है। सेक्शन 17 के अंदर ही रूल 42 रूल 43 आते थे, करेक्ट है, वो अभी तक है। वो थियोरी आपको पढ़ना है कि अगर बिजनेस पर्पस या पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया है तो बिजनेस वाला ही क्रेडिट मिलेगा, करेक्ट है।
टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल के लिए यूज़ किया तो टैक्सेबल वाला ही। फिर एक और रूल था जो बैंकिंग वालों को देता था 50% क्रेडिट, याद है, वो सब एप्लीकेबल है। सिर्फ दो चीज़, रूल 42 और रूल 43, जो कि सबसे थोड़े ख़राब रूल थे पढ़ने के हिसाब से, एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े टफ पढ़ते थे, मैं भी समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ईजी थे, अच्छे से समझोगे तो ईजी थे। पर अभी निकाल दिए हैं तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ थी भाई जो इंस्टीट्यूट ने आपको दी है, ऑब्वियसली बात है, अच्छी न्यूज़ है। तो रूल 42 रूल 43 अभी नहीं है। अभी हम लोग ने जितने भी ये 4 अमेंडमेंट बेसिकली देख लिए रिलेटिंग टू आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर। अभी एक कंपोजिशन स्कीम जो चैप्टर है उसमें बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है। कहाँ अमेंडमेंट है मैं बताता हूँ। आपको पता रहेगा 2 तरीके की कंपोजिशन स्कीम आपको मिलती है, एक गुड्स के लिए मिलती है, एक सर्विस के लिए मिलती है। याद है क्या सर? बिल्कुल याद है, गुड्स के लिए अलग मिलती थी, सर्विस के लिए अलग मिलती थी, हमें सर अच्छे से याद है। तो बस उसमें कहीं कहीं पे गुड्स के साथ साथ सर्विस ऐड किया है। मैं आपको मॉड्यूल का पेज नंबर बता देता हूँ कहाँ पे आपको चेंज करना है। अगर कोई क्लासेस का स्टूडेंट है जिसके पास पुरानी बुक है तो भाई उनके लिए मैं अलग ईमेल पे आपको क्लासेस की बुक से वीडियो बना के दे दूंगा कि यहाँ यहाँ आपको चेंज करना है, तो वो आप टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पेज नंबर पे आना है जो आपके आईसीए की साइट पे मॉड्यूल है 3.48 पे, 3rd चैप्टर का 48 पेज नंबर। कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो पहला क्या लिखा है, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। 2 तरीके की कंपोजिशन स्कीम मिलती थी, एक गुड्स के लिए मिलती थी, एक सर्विस के लिए मिलती थी, याद है? हाँ बस वही है। गुड्स की कंपोजिशन स्कीम के लिए कुछ लोग एलिजिबल नहीं होते हैं, सर्विस की कंपोजिशन स्कीम के लिए भी कुछ लोग एलिजिबल नहीं होते। जो फर्स्ट 3 पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 पॉइंट में क्या अमेंडमेंट है, अगर यहाँ पे देखोगे तो गुड्स और सर्विस दोनों लिखा है, यहाँ पे देखोगे तो गुड्स और सर्विस दोनों लिखा है, यहाँ पे देखोगे तो गुड्स और सर्विस दोनों लिखा है, करेक्ट है। बट यहाँ पे देखोगे गुड्स वाले में तो सिर्फ यहाँ पे गुड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ गुड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखोगे तो सिर्फ गुड्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अमेंडमेंट में बस ये किया है कि गुड्स के साथ सर्विस ऐड कर दिया है, गुड्स के साथ सर्विस ऐड कर दिया है, गुड्स के साथ सर्विस ऐड कर दिया। इसका इंप्लीकेशन क्या होता है अभी पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो मैंने अमेंडमेंट बता दिया कि अमेंडमेंट क्या है। यहाँ पे गुड्स सर्विस दोनों है, यहाँ पे सिर्फ गुड्स था तो उसमें सर्विस ऐड कर दिया। ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है अगर वो कंपोजिशन स्कीम ले रहा है गुड्स की, तो उसको अगर ये सब कुछ चीज़ें कर देता है तो इनएलिजिबल हो जाएगा कंपोजिशन स्कीम के लिए, और ये सब कुछ चीज़ें कर लेता है तो सर्विस के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। तो पहला पॉइंट, अगर सप्लायर एंगेज होता है इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉन लेविएबल टू टैक्स, अगर आप कोई ऐसे सप्लाई कर देते हो जो कि नॉन लेविएबल ऑफ टैक्स होता है, तो आप पहले क्या हो जाते थे, इनएलिजिबल हो जाते थे। पर इनएलिजिबल तब होते थे जब आप सिर्फ वो गुड्स का सप्लाई करते थे। बट अभी ऐसा है कि अगर आप गुड्स के साथ साथ वो सर्विस का भी सप्लाई कर दोगे तो आप क्या हो जाओगे, इनएलिजिबल हो जाओगे। सिंपल सी बात है। नॉन टैक्सेबल टू सप्लाई, ऐसा कौन सा सप्लाई है जो नॉट लेविएबल टू टैक्स है? तो उसके लिए आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, ये सब चीज़ें। सेकंड क्या है, अगर आप पहले इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई गुड्स का करते थे तो इनएलिजिबल होते थे, अभी आप सर्विस का भी करोगे तो भी इनएलिजिबल हो जाओगे। अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स, पहले सिर्फ गुड्स करते थे, अभी गुड्स या सर्विस कुछ भी करो थ्रू ईसीओ करते थे, जो कि टीसीएस कलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है जिसके लिए, तो पहले आप इनएलिजिबल हो जाते थे, अभी गुड्स या सर्विस कुछ भी करो आप इनएलिजिबल हो जाओगे। समझे क्या? बस यही अमेंडमेंट है, मैंने पेज नंबर के हिसाब से बता दिया। देखो ये सेक्शन 10(2) में रजिस्टर्ड पर्सन शाल बी एलिजिबल टू ऑप्ट आउट अंडर सेक्शन 10(1), मतलब आप ऑप्ट आउट कर लोगे। ऑप्ट आउट के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता रहेगा, फिर कोविड में आपने एग्जाम से ऑप्ट आउट किए रहेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले इज नॉट एंगेज इन नॉट लेविएबल टू टैक्स, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई और ईसीओ वाला। पहले से गुड्स था वहीं से कॉपी पेस्ट किया है, बेसिकली सेम टू सेम है। अभी गुड्स के साथ सर्विस है, सर्विस है, सर्विस है। इज इट ओके? बस यही अमेंडमेंट, और कुछ नहीं है। ये अपना कंपोजिशन सप्लाई वाला अमेंडमेंट हो गया। फटाफट देख लो। नेक्स्ट अभी आते हैं, देखो 5 चैप्टर में मोटा मोटी अमेंडमेंट है। आईटीसी में था, कंपोजिशन स्कीम में था, 2 हो गए हैं। एक रजिस्ट्रेशन में कुछ अमेंडमेंट है, इनवॉइस वाले चैप्टर में अमेंडमेंट है, और रिटर्न वाले चैप्टर में अमेंडमेंट है। रिटर्न वाले चैप्टर के जो अमेंडमेंट है वो एक अलग ही क्लास में कर लेंगे, क्योंकि वो पूरा चैप्टर ही आधा अधूरा जो है वो अमेंडमेंट हो चुका है, अमेंड हो चुका है, तो अच्छे से समझ लेंगे। यूट्यूब पे मैं अभी आपको अवेलेबल करा दूंगा, बट बाकी जो है वो फटाफट पहले निपटा देते हैं, ठीक है। ये रीड कर लो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं, अमेंडमेंट्स के, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन में भी कुछ 5 अमेंडमेंट है। कुछ ऐसे महान अमेंडमेंट नहीं है, अच्छे अच्छे अमेंडमेंट है। आपके लिए बहुत सिंप्लीफाइड हो चुकी है चीज़ें अमेंडमेंट की वजह से। क्या बात कर रहे हो सर, अमेंडमेंट की वजह से चीज़ें सिंप्लीफाई होती है? बिल्कुल होती है। जैसे लास्ट आईटीसी वाले चैप्टर में रूल 42 रूल 43 हटा दिया, उसकी वजह से कितनी सिंप्लीफाई हो गई चीज़ें। करेक्ट है, वैसा ही कुछ समझ सकते हो कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए आप आईसीआई को थैंक यू बोलोगे कि भाई थैंक यू, कुछ तो चीज़ें सिंपल हुई है। सबसे पहला अमेंडमेंट बड़ा ही सिंपल सा है कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन, जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, पता है मैराथन में मैंने पूरा डाल दिया था आधार ऑथेंटिकेशन का। आधार ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि आपको जब जीएसटी नंबर लेने जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, आधार नंबर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर दो, आपका रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली हो जाएगा। नहीं तो 15 दिन वाला क्राइटेरिया हुआ करता था। ठीक है सर, अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे कुछ लिखा है कि कुछ लोग को क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। सर पहले भी कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट किया था ना, हाँ लिस्ट थी, अभी वो लिस्ट चली गई है, नई लिस्ट आई है। मतलब क्या किया है, 1-2 लोगों को ऐड किया है। अपने को वो चीज़ ध्यान नहीं रखनी, सिर्फ ये चीज़ समझनी है। इसमें से अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट मैं राउंड कर रहा हूँ, ध्यान रखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये क्या है पता है, जीपीएल बॉडी। ये क्या है, जीपीएल बॉडी। अभी हम लोग ने रूल 86B पढ़ा था, उसमें कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट किया था। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, पी यानी आप कोई पीएससी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, अगर आप कोई एल यानी लोकल अथॉरिटी हो, जीपीएल, या फिर आप स्टैट्यूटरी बॉडी हो, तो आपको रूल 86B एप्लीकेबल नहीं होता था। यहाँ पे भी आपको आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल नहीं है, आपको नहीं कराओगे तो एग्जेम्प्ट कर दिया है, चलेगा। सिंपल है। 4 तो वही पॉइंट है। पहला पॉइंट, अगर कोई ऐसा आदमी है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया का सिटीजन ही नहीं है तो आधार कार्ड क्यों बनाएगा? कोई आधार कार्ड पासपोर्ट थोड़ी है, ये तो इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, तो उसके लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। और लास्ट पॉइंट, कोई ऐसा पर्सन है जिसने अप्लाई किया है किसके लिए, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, वो यूआईएन होता है ना, आपका फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह लेते हैं, उनको रिफंड मिलता है। अगर 6 लोग हैं, जीपीएल बॉडी तो सेम है, उसके साथ साथ कोई इंडिया का सिटीजन नहीं है या फिर कोई यूआईएन होल्डर है जिससे यूआईएन के लिए अप्लाई किया है, तो तुम लोग भी अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराओगे, कोई यूआईएन अप्लाई कर रहा है तो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराएगा तो क्या होगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। ये पहला अमेंडमेंट है, रीड कर लो साथ साथ में। फिर आते हैं सेकेंड अमेंडमेंट के ऊपर। सेकेंड अमेंडमेंट पे आने से पहले मैं कुछ आपको चीज़ बताना चाहूँगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता था, तो सर उसके 2 पार्ट होते थे। पार्ट 1 था, पार्ट बी था। मैंने एक हैंड रिटन पीडीएफ भी दिया था जो टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, वो पहले का प्रोसेस था, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी डाला था। अभी क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्या होता था, पार्ट 1 पहले जो होता था अभी भी वही है। पार्ट 1 में क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेंट जो कि जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्ट 1 में 2 पार्ट थे, पार्ट ए था और पार्ट बी था। पार्ट ए में क्या था, आप सबसे पहले अपना पैन कार्ड वेरीफाई करा दो, तो सीबीडीटी की जो साइट है उससे वो डेटा कुछ फेच कर लेगा। आप अपना मोबाइल नंबर डालो, ईमेल आईडी डालो, आपके मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे कुछ ओटीपी आएगा, वो ओटीपी से आपका टेम्पररी रेफरेंस नंबर, टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। यहां तक पार्ट 1 का पार्ट ए हो जाएगा। पार्ट बी में आपको क्या करना है, जो आपको टेम्पररी रेफरेंस नंबर, टीआरएन नंबर मिला है उसके थ्रू आप पार्ट 1 पूरा सबमिट कर सकते हो, अपना प्रिंसिपल, प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह जो भी है डाल के। यहां तक एप्लीकेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगा। मतलब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो डिटेल्स चाहिए थी मैंने डाल दी, सबमिट कर दी। अभी किसका काम आएगा, डिपार्टमेंट का काम आएगा। डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अगर डिपार्टमेंट को ऑफिसर को लगा कि जो भी मैंने डिटेल्स दी है वो सब एक ऑर्डर में है, क्या मैंने बोला, जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब ऑर्डर में है, अगर है तो क्या करेगा, वो आपको क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन दे देगा। अगर नहीं है तो क्या करेगा, नोटिस वगैरह भेजेगा या क्लैरिफिकेशन मांगेगा। तो वहां पे जो डेट्स थी कि कितने टाइम में नोटिस भेजेगा, कितने दिन में, वहां पे कुछ चीज़ों में क्या हुआ है, चेंज आया है। और वो चेंज आपके बहुत ईजी के लिए है। पहले कन्फ्यूजन था, अभी बहुत ईजी हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक टेबल में आपको पूरा वो डेट यहाँ पे डाल के दे दिया है, तो आपको इजी हो जाएगा। उससे पहले मैं मॉड्यूल में आना चाहूँगा और आपको मॉड्यूल में बता देता हूँ कहाँ पे क्या चेंज आया है। ये मॉड्यूल का पेज नंबर 7.38 है, जिसमें पार्ट 1 में एप्लीकेंट का प्रोसीजर था वो छोड़ो, पार्ट बी में चेंज आया। यहाँ पे कुछ चेंज आए हैं, दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है।
देखो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, देखेगा कि जो एप्लीकेशन आया है, एप्लीकेशन है और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट है वो ऑर्डर में है क्या। अगर ऑर्डर में है तो पहले ऐसा होता था कि जो प्रॉपर ऑफिसर है, पीओ है, प्रॉपर ऑफिसर है, वो 3 दिन के अंदर अंदर जब आपने एप्लीकेशन सबमिट किया क्या करेगा, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा अंडर REG06। पहले ऐसा होता था। अभी ये 3 दिन को रिप्लेस करके 7 दिन का टाइम दे दिया गया है कि 7 दिन में आप क्या करोगे, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लोगे। बेसिकली 7 दिन के अंदर अंदर आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दोगे। एप्लीकेशन तो वैसे ही एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद पहले जो 3 दिन का टाइम लिमिट था वो क्या हो गया, 7 दिन हो गया। अगर समझो, ये तो बात तब होती है जब आपने डॉक्यूमेंट और जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है एप्लीकेशन में वो सब ऑर्डर में है। अगर ऑर्डर में नहीं होता था तो क्या होता था, प्रॉपर ऑफिसर नोटिस इश्यू करता था। कितने दिन में, 3 दिन में नोटिस इश्यू करता था। उसको भी अभी चेंज करके क्या कर दिया, वो 7 दिन में नोटिस इश्यू कर सकता है फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट देयर बाय सीकिंग क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। मतलब वो क्या करेगा, वो एक नोटिस देगा कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन दो, क्लैरिफिकेशन दो, डॉक्यूमेंट दो। उसका पहले टाइम लिमिट क्या था, 3 दिन में उसको नोटिस इश्यू करना पड़ता था। अभी वो कितने दिन में इश्यू करेगा, 7 दिन में करेगा। पहले यहां पे भी 3 था, उसको 7 कर दिया है। यहां पे भी 3 था, उसको कितना कर दिया है, 7 कर दिया है। फिर अगर नोटिस में बी इश्यूड नॉट लेटर देन 21 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट इन केस वेयर पर्सन फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन और डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आपको पता होगा तो ऐसा ऑप्शन होता है, या तो आप क्या करते हो, या तो आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए क्या बोलते हो, यस बोलते हो या नो बोलते हो। नो बोलते हो तो बात ही खत्म हो जाती है, मतलब आप आधार ऑथेंटिकेशन यस नहीं कराना चाहते। यस बोलते हो तो या तो फिर आप आधार ऑथेंटिकेशन करा देते हो टाइम लिमिट के अंदर, या फिर आप क्या नहीं कराते। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, इन दोनों सिचुएशन की बात हो रही है। या तो आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, या फिर अप्लाई किया है पर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है। तो यहां पे आ जाते हैं, नोटिस में बी इश्यूड नॉट लेटर देन 21 डेज। जो पहले 21 डेज यहाँ पे हुआ करता था उसको कितना मैंने कर दिया, बोला 30 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट इन केस वेयर पर्सन जो है उसने आधार ऑथेंटिकेशन या तो नहीं कराया है या फिर ऑप्ट ही नहीं किया है। करेक्ट है। अभी मैं वापस आ जाता हूँ अपने मॉड्यूल वो जो नोट्स के ऊपर, तो आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले जो अप्रूवल ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में है तो जो पहले 3 वर्किंग डे था अभी चेंज करके कितना कर दिया है, 7 वर्किंग डे कर दिया है। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन इफ डज नॉट ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया तो आपको पता होगा कि आपके प्रीमाइस का क्या होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। तो पहले कुछ डेट वगैरह के बारे में मॉड्यूल में नहीं लिखा था, पर अर्लियर टाइम लिमिट जो 60 डेज था अभी मॉड्यूल में आपके अमेंडमेंट वाले नोट्स में डाल दिया है कि वो कितना कर दिया, 30 डेज कर दिया। इसके नीचे नोट है जो पढ़ेंगे। अगर आप बराबर तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करते हो तो पहले जो 3 वर्किंग डे का टाइम लिमिट था आपको नोटिस इश्यू करने के लिए, वो अभी कितना कर दिया है, 7 वर्किंग डे कर दिया है। और अगर आपका नोटिस जो था पर्सन हु फेल्स टू अंडरगो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पहले 21 डेज था, उसको क्या कर दिया, 30 डेज कर दिया। पर सर आपने बोला कि ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए हेल्पफुल हो चुकी है। हेल्पफुल कैसे हुई है वो ज़रा बताओगे, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि बहुत तकलीफ है कि इतनी सारी डेट्स याद करनी है। नहीं, पहले जो होता था बहुत सारी डेट याद करनी होती थी, अभी बहुत सारी डेट नहीं याद करनी, अभी सिर्फ 1-2 डेट ही याद करनी है। जैसे एक तो आपको 7 दिन याद करना है और दूसरा 30 डेज याद करना है। सब कुछ इसी के आसपास घूम रहा है। अगर आप देखोगे, आपने प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन दे दिया तो आपका क्या होगा, 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। अगर आपने नहीं दिया तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या आएगा, नोटिस आएगा। नहीं तो क्या होगा, 30 डेज के अंदर अंदर आपने आधार ऑथेंटिकेशन या तो नहीं किया है या ऑप्ट नहीं किया था तो उसका नोटिस आएगा। करेक्ट है, ये सब 37। अगर आप यहाँ पे भी डेट देखोगे तो यहाँ पे भी 7 दिन है, नीचे भी कहीं पे भी जहाँ पे भी डेट है या तो 30 डेज है या 7 डेज है। तो सबसे पहले आपको क्या हो जाएगा, याद करने के लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे भी जो 3 दिन था वो आगे हम देखेंगे 7 दिन कर दिया है, 21 डेज है वो 30 डेज कर दिया है और 7 दिन कर दिया है। मतलब अगर आप देखोगे तो कितने सारे पहले अपने को अलग अलग दिन याद करने पड़ते थे। ये 3 दिन में आएगा, 7 दिन में आएगा, 30 डेज में आएगा, 21 डेज में आएगा। और इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन जनरेट होता है माइंड में कि कहाँ पे 30 है, कहाँ पे 21 है। अभी बड़ा ही सिंपल कर दिया है, या तो 7 दिन है या तो 30 दिन है। करेक्ट है।
आ जाते हैं नोट्स पे। तो ये अपना अमेंडमेंट नंबर 2 जो था वो खत्म हो चुका है, बस एक नोट पढ़ना है। नोट में क्या लिखा है, प्रोवाइजो हैव दस बीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोवाइडेड दैट वेयर। ये किसके बारे में है, वो आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते हो तो आपका क्या होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करा लेते हो तो भी आपका जो प्रॉपर ऑफिसर या कमिश्नर की परमिशन से वो लोग क्या करेंगे, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सर अगर आधार ऑथेंटिकेशन करा भी दिया तो क्यों फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, उसका सिंपल सा लॉजिक है कि आप इनको इनपुट टैग ऐसे ही कोई आधार के बेसिस पे कंपनीज खोल के बैठे हो या फिर कोई भी एंटिटी खोल के बैठे हो जिसके ऊपर आप क्या करना चाहते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का झोलझाल करना चाहते हो, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अपनी तसल्ली के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर पर्सन ने क्या किया है, फेल्स टू अंडरगो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, या तो आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है या आपने ऑप्ट ही नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन का। ए का मतलब क्या है, आधार ऑथेंटिकेशन है। पीओ का मतलब क्या है, प्रॉपर ऑफिसर, या फिर प्रॉपर ऑफिसर जो है उसने अप्रूवल लिया है कोई भी ऑफिसर का जो कि जिसको ऑथोराइज किसने किया है, कमिश्नर ने किया है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर डीम्स टू इट टू फिट कैरी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब ये दोनों सिचुएशन वही है कि फिजिकल वेरिफिकेशन आपका होने वाला है तो उसके लिए डेट की बात की है, तो फिर वो का केस में रजिस्ट्रेशन साल बी ग्रांटेड विद इन 30 डेज। आपका 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया उसके 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। वो जो भी मैनर है वो रूल 25 में दिया है, उसके पर्सन के प्रेजेंस में होना चाहिए, वो सब ठीक है। अपने को सिर्फ 30 दिन याद रखना है, तो यहाँ पे भी जो है वो 30 डेज है, करेक्ट है। फिर डीम अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आपने एप्लीकेशन कर दिया पर प्रॉपर ऑफिसर ने सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वो केस में क्या डेट वगैरह है, वहाँ पे भी बड़ा ही सिंपल कर दिया है, 21 को 30 कर दिया है, 3 को 7 कर दिया। अगर आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्रांटेड किया था, यहाँ पे क्या है, कैश वेयर, और यहाँ पे क्या लिखा है, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने अपना काम नहीं किया, उससे कोई फेल्स टू टेक एनी एक्शन, तो कितने दिन में आपको ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो अगर रजिस्ट्रेशन इज टू बी ग्रांटेड आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइस, आपका अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, कौन से केस में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, जो ऊपर 2 केस दिए हैं वो केस में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपको प्रॉपर ऑफिसर कुछ इंटीमेट नहीं करता तो 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा, डीम मान लिया जाएगा कि आपका क्या हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अदर देन कवर्ड अबव पर्सन, अदर देन कवर्ड अबव मतलब जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए था, अगर उसने एप्लीकेशन कर दिया है सबमिट, तो उसके 7 वर्किंग डे के बाद क्या मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन डीम हो चुका है। और प्रॉपर ऑफिसर इशू नोटिस सीकिंग क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट फ्रॉम एप्लीकेशन, एप्लीकेंट अगर उसने क्या किया है, नोटिस मांगा है और आपने डॉक्यूमेंट क्लैरिफिकेशन या कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो दे दिया है, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर 7 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स और क्लैरिफिकेशन क्या मान लिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन डीम हो चुका है। उम्मीद करता हूँ 2 अमेंडमेंट समझ गए रहेंगे। दूसरे अमेंडमेंट ने कुछ नहीं किया, आपका काम बहुत इजी कर दिया है। 7 दिन कर दिया है, 30 दिन कर दिया है। जहाँ जहाँ पे पहले कुछ अलग था, अभी 7 डेज है या 30 डेज है, तो वो क्या होता है, याद करने को इजी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे फटाफट आप रीड कर दो इतना। पॉज कर करके रीड कर लो। अभी अमेंडमेंट नंबर 3 जो है वो किस चीज़ की बात करता है पता है, पहले अगर आपको पता होगा मैं आपके मॉड्यूल पे लेके आना चाहूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई थी, कुछ ऐसी सिचुएशन दी हुई थी जिसमें आपका क्या होता था, प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता था। जैसे या तो आप वॉलेंटरीली सुबो मोटो कैंसिलेशन कर सकता था, ये मतलब डिपार्टमेंट कर सकता था, या आप खुद कर सकते थे। उसके कुछ ये रीजंस थे, जैसे कि आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो पैन कार्ड ही नहीं है तो भाई आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। आपने बिजनेस ट्रांसफ़र कर दिया या फिर डेथ हो चुका है प्रोप्राइटर का, अमालगमेशन हो चुका है, डीमर्जर हो चुका है, डिस्पोज हो चुका है, बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है, टेक यहाँ पे भी एक आगे अमेंडमेंट आएगा, देखेंगे इसके बाद ही मैं करा लूँगा। ये सब कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से क्या होता था, आपका
रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता था। तो उसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड कर दिए हैं, 3 पॉइंट और ऐड कर दिए हैं, जिसकी वजह से आपका क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या हो सकता है, कैंसिल हो चुका है, वो हो सकता है, सिंपल है। तो वो हम लोग सिचुएशंस देख लेते हैं। सबसे पहला सिचुएशन है सेकंड वाला, देखो ये बहुत ही इजी है, आज ही हम लोग ने पढ़ा है। अगर आप रूल नंबर 86B रूल क्या बोलता है, वो 1% कैश में आपको जमा कराना है ना, वो प्रोविजन अगर आप वायलेट करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। अगर आप रूल 86B को क्या कर देते हो, वायलेट कर देते हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, अगर आपने सेक्शन 16 के हिसाब से अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया, अगर आपने सेक्शन 16 को वायलेट किया, सेक्शन 16 क्या बोलता है, आईटीसी का जो बेसिक सेक्शन है अवेलमेंट वाला, कि आपको पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाने चाहिए, वो बहुत सारे पॉइंट तो पता है। अगर आप सेक्शन 16 को वायलेट करते हो तो आपका क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। और थर्ड पॉइंट, अगर आप आउटवर्ड सप्लाई जो है, देखो आपको सेल्स का डेटा जीएसटी रिटर्न में कहाँ कहाँ डालना रहता है, ये बताओ मेरे को पहले। सर सेल्स का डेटा हमको जीएसटी रिटर्न में कहाँ कहाँ डालना होता है? तो हम बात कर रहे थे, हमें आउटवर्ड सप्लाई मतलब बेसिकली सेल्स का डेटा कहाँ कहाँ पे जीएसटी रिटर्न में डालना पड़ता है। तो देखो, एक तो डालना पड़ता है GSTR 1 में, और दूसरा डालना पड़ता है GSTR 3B में। करेक्ट है। 1 में क्यों डालेंगे, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल डालना पड़ेगा, जो हम यहाँ पे डालेंगे उस बेसिस पे हमारे कस्टमर को क्या मिलेगा, क्रेडिट मिल जाएगा। करेक्ट है। यहाँ पे क्यों डालना पड़ेगा भाई, अपने को टैक्स जमा कराना है गवर्नमेंट को, तो इसलिए यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का एक यहाँ पे पॉइंट ये डाला है कि अगर आपने GSTR 1 में जो सेल्स डाला है वो कम है, वो ज़्यादा है कंपेरेटिव टू 3B में डाला है। 1 में आप ज़्यादा डाल दोगे, क्यों, क्योंकि आपके सामने वाले पार्टी को क्रेडिट मिल जाए। 3B में कम क्यों डालोगे, क्योंकि आपको बेसिकली टैक्स कम भरना पड़े। अगर आप ऐसे कुछ काम करते हो, चिंदी काम अगर आप करने बैठते हो, तो हम आपका क्या कर सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। समझो, वही बात लिखी है यहाँ पे। furnishes details of outward supply in form GSTR 1 for one or more tax period which is in excess of outward supply declared by him in his valid return under section 39 में कौन सा रिटर्न होता है, GSTR 3B भी होता है। अगर आप एक्सेस दिखाते हो कहाँ पे, GSTR 1 में इन कंपेरेटिव टू GSTR 3B इन 1 और मोर टैक्स पीरियड, तो हम आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। मे कैंसिल रजिस्ट्रेशन। तो मतलब क्या आप बोलने का सिंपल सा मतलब है, 3 नए पॉइंट ऐड कर दिए हैं जिसके बेसिस पे आपका क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल है, अगर आपने रूल 86B का प्रोविजन का वायलेशन कर दिया, दूसरा अगर सेक्शन 16 के प्रोविजन को वायलेट करके आईटीसी लिया, तीसरा GSTR 1 में ज़्यादा सेल्स दिखाया कंपेरेटिव टू 3B में, तो हम आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। रीड कर लो अमेंडमेंट नंबर 3। 4-5 अमेंडमेंट यहाँ है, मतलब 3 हो गए हैं, 2-3 और अमेंडमेंट है, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे अमेंडमेंट नंबर 3 नहीं होगा, 4 होगा। का पेज नंबर 7.61 या 62 जो मॉड्यूल का है, उसमें कुछ चेंजेस है, बारीक बारीक चेंजेस है, क्या पता कहीं पे पूछ ले, समझ लेना ज़रूरी है, बाकी कुछ ऐसा महान नहीं है, आपको समझेगा आराम से। रूल 21 ऑफ CGST रूल्स विच प्रोवाइड्स फॉर सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपको पता है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन होने की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती है, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है, ताकि आपको रिटर्न भरना ना पड़े, आपके ऊपर फाइन ना लगे, लेट फीस ना लगे, आपको बेसिकली वो प्रोविजंस कंप्लाई ना करने पड़े एक्ट के।
करेक्ट है। आपको सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट पता होगा। उसके ऊपर आपके कुछ अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट क्या दिया हुआ है, पहले अगर आपका सस्पेंशन वगैरह करना होता था तो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पहले देना पड़ता था, मतलब आपको बोलने का कुछ मौका दिया जाना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा भाई क्यों आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो भी है वो सस्पेंड क्यों नहीं करना चाहिए। वेयर प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट, उसको लगता है ऐसा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन इज लायबल टू कैंसिल, उसको लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है रजिस्ट्रेशन पेंडिंग द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स विदाउट अफोर्डिंग द सैड पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की जरूरत थी, पहले देना पड़ता था, बट अभी कोई जरूरत नहीं है भाई, नहीं दिया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था कि सामने वाला जिसका तुम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सस्पेंड करने वाले हो उसको भी बोलने का मौका देना पड़ता था, अभी आप नहीं दोगे तो चल जाएगा। सेकेंड पॉइंट, वेयर अ कंपेरिजन ऑफ रिटर्न्स फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39। 39 का मतलब क्या है, GSTR 3B। 3B का जब कंपैरिजन हम करेंगे किससे करेंगे, या तो आपके GSTR 1 से करेंगे या किससे करेंगे, हम करेंगे जो सप्लायर है आपके जिसने GSTR 1 सबमिट किया है। ये क्या बात कर रहा है, एक सेकेंड बताता हूं। आपका जो GSTR 3B होता है, आपका जो GSTR 3B होता है उसमें समरी रिटर्न होता है, अपने को पता है समरी रिटर्न। उसमें दो तरीके की डेटा आती है, आउटवर्ड भी आती है, इनवर्ड भी आती है। जब हम ये GSTR 3B का कंपैरिजन करेंगे तो इसके कंपैरिजन के लिए अपने को कौन कौन से दो डेटा की जरूरत रहेगी, एक आउटवर्ड की जरूरत रहेगी, एक इनवर्ड की जरूरत रहेगी। आउटवर्ड के लिए हम कंपेयर किससे करेंगे, आपने जो GSTR 1 फाइल किया है उससे करेंगे, और इनवर्ड के लिए हम क्या कंपेयर करेंगे, जो आपके वेंडर है उसने जो GSTR 1 फाइल किया है। समझो ये कौन है, ये मैं हूं, टीचर हूं, ये कौन हो, आप हो, स्टूडेंट हो। समझो आपका बिजनेस वगैरह भी है साथ में, आपने कोई मेरे से कोर्स लिया, उसके लिए आपने क्या किया, पेमेंट किया, पेमेंट के साथ क्या किया, GST का भी पेमेंट किया। ये GST का आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। तो ये हम कहां से पता लगाएंगे जो आप क्रेडिट क्लेम कर रहे हो, ये जो सामने वाला वेंडर है उसने अपने GSTR 1 में डाला है कि नहीं, उसने तो सेल्स किया है ना बेसिकली, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। आपका कंपैरिजन करेंगे आउटवर्ड के लिए GSTR 1 से, और इनवर्ड के लिए सप्लायर के मतलब वेंडर के GSTR 1 से हम कंपेयर करेंगे। और उसके बाद कुछ हमें पता चलता है कि कुछ झोलझाल है तो हम आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। उसके बारे में कुछ लिखा है जो पढ़ते हैं हम लोग, आते हैं। Where's comparison of returns furnished by registered person under section 39। 39 मतलब क्या, GSTR 3B। Details of outward supplies furnished in GSTR 1 आपका देखेंगे। Details of inward supplies derived from detail of outward supplies furnished by supplier in GSTR 1। सामने वाले सप्लायर ने जो GSTR 1 में अपनी डिटेल दिखाई है उससे क्या पता चलेगा आपने क्या क्या इनवर्ड सप्लाई ली है, या कोई हम दूसरा एनालिसिस करेंगे। Carried out on recommendation of council, there are significant differences। अगर कोई significant differences है in contravention of provision of act, कि मतलब कानून में कुछ आपने क्या किया है, contravention किया है, या फिर रूल्स में कुछ contravention किया है, तो उससे क्या होने वाला है, आपका cancellation of registration होने वाला है of the said person, his registration shall be suspended। तो उसका registration भी हम क्या कर देंगे, suspend कर देंगे। अगर उसकी वजह से आपका क्या होने वाला है, cancellation होने वाला है registration में, तो हम आपका क्या करेंगे, registration suspend कर देंगे। इज इट ओके? पहला पॉइंट में क्या बोला, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की जरूरत नहीं है। दूसरे पॉइंट में क्या बोला है, दूसरे पॉइंट में बोला है कि अगर आउटवर्ड सप्लाई फर्निश की है GSTR, मतलब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे 3B का और आउटवर्ड सप्लाई जो GSTR 1 में दिखाई है, और सामने वाले सप्लायर ने जो GSTR 1 में दिखाई है जो कि आपकी इनवर्ड सप्लाई है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे या कोई और एनालिसिस करेंगे, जिससे अगर लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए तो हम आपका वो क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं, वेयर कैंसिलेशन इज इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑन इट्स ओन। अगर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से आपका क्या करने वाला है, कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया है, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन हैज बीन सस्पेंडेड, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो चुका है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और आपका रजिस्ट्रेशन क्या होने वाला है, सस्पेंड होने वाला है, सच पर्सन शैल नॉट बीन ग्रांटेड एनी रिफंड। तो जो वो सस्पेंशन का टाइम रहेगा उस टाइम पे आपको रिफंड नहीं मिलेगा, उसके बाद में आपको मिल सकता है।
ऐसा नहीं है कि बाद में भी नहीं मिलेगा। वो टाइम पे जब सस्पेंशन का टाइम है वो टाइम पे आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। सच पर्सन शाल नॉट बी ग्रांटेड एनी रिफंड। और चौथे पॉइंट के ऊपर आते हैं, सस्पेंशन शाल बी डीम्ड टू हैव बीन रिवोक अपॉन कंप्लीशन ऑफ कैंसलेशन प्रोसीडिंग by proper officer with effect from date on which suspension had came into effect। ये क्या बोल रहा है कि जो आपका सस्पेंशन है वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, मतलब सस्पेंशन निकाल दिया जाएगा, सस्पेंशन रिमूव कर दिया जाएगा अपॉन कंप्लीशन ऑफ कैंसलेशन प्रोसीडिंग। अगर आपका कैंसलेशन प्रोसीडिंग खत्म हो जाता है, प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन या तो कैंसिल होगा या नहीं होगा, जो भी कैंसलेशन का प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगा, तो उस दिन से आपका सस्पेंशन भी क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। पर उसका प्रोवाइजो डाला है, क्या प्रोवाइजो है कि सस्पेंशन मे बी रिवोक बाय प्रॉपर ऑफिसर एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कैंसिलेशन। पहले क्या होता था, जब कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग खत्म होता था तभी ही आपका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, उसका रिवोकेशन, जो सस्पेंशन का रिवोकेशन है वो इफेक्टिव होगा। पर अभी क्या बोल दिया गया, अभी बोल दिया गया पेंडेंसी, मतलब अगर प्रोसीडिंग चालू है तो वो टाइम पे भी अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वो आपका क्या कर सकता है, रिवोकेशन इफेक्टिव बना सकता है। मतलब आपका कैंसिलेशन अभी क्या होगा, जो सस्पेंशन लगा हुआ था वो रिवोक हो जाएगा। बेसिकली सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये 4-5 कुछ अमेंडमेंट आए हैं सस्पेंशन के रिलेटेड, छोटे छोटे हैं भाई, ठीक है। एक बार रीड कर लो। पहले पॉइंट में क्या बोला, पहले पॉइंट में बहुत ही सिंपल सी बात बोली है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। यस सर। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है कि हम कंपैरिजन करेंगे, किसका कंपैरिजन करेंगे, हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे, जो आपका 3B है उसका आपके 1 से और आपके सप्लायर के GSTR 1 से, या फिर कोई और एनालिसिस ढूंढेंगे जिससे हमें क्या पता चलेगा। अगर आपने कैंसिलेशन आपका करना है रजिस्ट्रेशन, तो हम आपका सस्पेंशन लगा देंगे। जब सस्पेंशन का तीसरा पॉइंट प्रोसीडिंग चल रहा है तब आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट, अगर सस्पेंशन आपका रिमूव हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, पहले कब होगा, जब आपका प्रोसीडिंग जो था वो कंप्लीट हो जाएगा तभी होगा। अभी ड्यूरिंग द पेंडेंसी भी क्या हो सकता है, आपका रिवोकेशन इफेक्टिव हो सकता है, मतलब सस्पेंशन रिवोक हो सकता है। ये एक बार रीड कर लो। ये जो सेकेंड पॉइंट है इसके नीचे कुछ प्रोसीजरल पार्ट भी दिया हुआ है, जो अमेंडमेंट का आपका जो शीट है इंस्टीट्यूट का, मैं लास्ट में आपको डिस्कस कर लूँगा। ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर होगा, उसके बाद ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। इसके नीचे कुछ वो प्रोसीजरल पार्ट दिया है, मैं फटाफट रीड करके बता दूंगा, तो आपको वो बस ध्यान में रखना है, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो कर लो तो बेटर है। पर यहाँ पर मैंने वो इंक्लूड नहीं किया, तो मैं वहाँ से आपको क्या करूँगा बता दूंगा। छोटा सा है भाई, 2-3 लाइन है, ज़्यादा नहीं है। और हो सके तो मैं वो नोट्स में वो कॉपी पेस्ट करके ऐड करके फिर वो टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, सो इट विल बी बेटर फॉर यू। फटाफट रीड कर दो। चलो नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर आते हैं। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, अमेंडमेंट नंबर 4 नहीं होगा, 5 होगा। सेक्शन 30 जो कि कैंसिलेशन के बारे में ही आगे की बातें करता है। पहले क्या होता था, यहाँ पे एक प्रोविजन लिखा है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता था, कैंसिलेशन होता था, उसके रिलेटेड भी तो रिवोकेशन होता था, आपके कैंसिलेशन के रिलेटेड रिवोकेशन होता था, उसके लिए आपको एप्लीकेशन डालना पड़ता था। एप्लीकेशन 30 डेज के अंदर डालना पड़ता था, याद है। बट पहले क्या होता था, वो रिवोकेशन के एक्सटेंशन के लिए कोई डेट नहीं दिया हुआ था, तो वो यहाँ पे अमेंडेड प्रोविजन में कुछ एक्सटेंशन के बारे में बताया हुआ है। ये सब क्या है, अनेबल टू फाइल रिवोकेशन कैंसिलेशन अगेंस्ट ऑर्डर पास अप टू 31 मार्च 2019 शैल नॉट बी अलाउड टू फाइल। ध्यान नहीं मत दो, बोलो भाड़ में जाने दो, पुराना प्रोविजन था, वो भी ये सब डेट्स वगैरह कुछ टाइम स्पेसिफिक थी जो कि क्या थी, आपके एप्लीकेबल नहीं थी, नीचे एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में कहीं नहीं दिया था, तो आपको ये ध्यान नहीं देना। जो अमेंडेड प्रोविजन है, मैंने क्या बोला, जो आपका रिवोकेशन का जो एप्लीकेशन है उसका एक्सटेंशन की बात करता है ना, पहले कहीं पे नहीं दिया हुआ था। अभी कुछ डेट, मतलब आपको 30 डेज के दिन टाइम अप्लाई करना होता था, उसके बाद कुछ एक्सटेंशन है जो कि प्रोवाइजो में डाला हुआ है, प्रोवाइडेड दैट सच पीरियड में भी, मतलब 30 दिन वाला पीरियड में भी ऑन सफिशिएंट कॉज, कुछ सफिशिएंट रीजन है, बीइंग शोन एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर आप रीजन कर रहे हो, राइटिंग में रिकॉर्ड करके बी एक्सटेंडेड। कौन एक्सटेंड कर सकता है, ये लोग कर सकते हैं, AC यानी एडिशनल कमिश्नर, JC
यानी जॉइंट कमिश्नर, एज द केस में भी कोई भी हो सकता है, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग 30 डेज। तो ये लोग और 30 डेज के लिए आपको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन दे सकते हैं, और कमिश्नर फर्दर एक्सटेंशन दे सकता है कितना, और 30 डेज का क्या कर सकता है, एक्सटेंशन दे सकता है। करेक्ट है। पहले एक्सटेंशन की बात नहीं हुई थी, अभी एक्सटेंशन की बात भी हुई है। एसीजीसी आपका क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं 30 डेज का, और कमिश्नर फर्दर एक्सटेंड कर सकता है 30 डेज के लिए। सिंपल है। प्रोवाइजो इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड सो एज टू एम्पावर द jurisdictional tax authority to extend the period provided to file an application for revocation of cancellation. Is it okay? Yes sir. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बस लास्ट अमेंडमेंट है जो कि बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सब अपने रजिस्ट्रेशन के अमेंडमेंट हो चुके हैं। बाद में मैं लास्ट में आपको एक बार सब समराइज करा के फटाफट बता दूंगा कि क्या क्या अमेंडमेंट क्या क्या आए हैं, जो कि ईजी है। ठीक है, लास्ट अमेंडमेंट क्या है, लास्ट अमेंडमेंट ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, डोंट वरी। पहले क्या होता था मैं आपके मॉड्यूल में आके बताता हूँ। यहाँ पे अमेंडमेंट आया, जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया स्टार मार्क करके, मैं बोला मैं अभी कराता हूँ। देखो आपका क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो टैक्सेबल पर्सन अदर देन वॉलेंट्री रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नो लॉन्गर टू लाइबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। देखो रजिस्ट्रेशन कौन कौन से सेक्शन में हो सकता है, रजिस्ट्रेशन आपको क्यों कराना होता है और कौन कौन से सेक्शन में कराना पड़ सकता है, सर उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दो हमें। तो सर आपको पता है दो सेक्शन है, एक है सेक्शन नंबर 22 और दूसरा है सेक्शन नंबर 24। 24 में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ 10-12 केस दिए हुए कि ये केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और 22 में क्या बोला गया है, 22 में सिंपल सी चीज़ बोली गई है कि अगर आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इतना क्लियर है सर? हाँ क्लियर है। बट तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर टैक्सेबल पर्सन चाहे, जो कि सेक्शन 22 में रजिस्टर्ड था या सेक्शन 24 में रजिस्टर्ड था, पर वो वॉलेंट्री रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहता वो क्या कर सकता है, कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहीं पे अमेंडमेंट आया है, और अमेंडमेंट में क्या बोला गया है, पहले क्या था, प्रॉपर ऑफिसर में हिज ओन मोशन या फिर वेयर टैक्सेबल पर्सन अदर देन पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25(3). 25(3) में कौन सा पर्सन रजिस्टर्ड होता है, जो कि होता है वॉलेंटरी रजिस्टर्ड पर्सन। ये यहाँ पे वॉलेंटरी रजिस्टर्ड पर्सन होता है, जो क्या कर सकते हैं, कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी अमेंडमेंट क्या आया है, द टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर टू लाइबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24 और इंटेंट टू ऑप्ट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉलेंटरी मेड अंडर सेक्शन 25(3). मतलब अभी जो वो वॉलेंटरी रजिस्टर्ड पर्सन है वो भी अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है, कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले उसको अथॉरिटी नहीं था। वॉलेंटरी का मतलब क्या है, समझो कि मैंने कभी क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया। क्यों ले लिया, सामने वाली पार्टी ने बोला था अगर आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा तो ही हम आपके साथ डीलिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अभी मैंने ले लिया, अभी कुछ टाइम के बाद वो जो पार्टी था उसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, उसने मेरे साथ ट्रांजेक्शन करना, बिजनेस करना बंद कर दिया। अभी मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुझे GSTR 1 फाइल करना पड़ता है, 3B फाइल करना पड़ता है, बहुत मगजमारी है, और मेरा सेल्स होता है साल का 10-12 लाख रुपए। करेक्ट है। तो मैं क्यों करूँ सर रजिस्ट्रेशन, मैं कोई इंटरेस्ट रेट सप्लाई नहीं करता, कुछ ऐसे कंपलसरी मेरे को नहीं लेना रजिस्ट्रेशन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कैंसिलेशन करना चाहूँगा तो कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता हूँ, अभी हम लोग कर सकते हैं। सेक्शन 29 पहले भी एक्चुअली कर सकते थे, बट अभी प्रॉपर प्रोविजन में डाल दिया है। सेक्शन 29(1)(c) इज बीइंग अमेंडेड to enable proper officer to cancel the registration of a person who has taken registration voluntary under section 25(3) and wants to opt out from registration taken। अगर आप चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्ट आउट कर सकते हो। ऑप्ट आउट का मतलब अभी आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, ये भी रीड कर लो। आपके रजिस्ट्रेशन के अमेंडमेंट इतने ही हैं। बस वही है कि पहले वॉलेंट्री वालों को नहीं कैंसिल करने देते थे, ऐसा एक्ट में लिखा था। अभी बोला है कि भाई तुम भी कर लो, अगर चाहो तो अप्लाई कर लो। डन।
तो अभी तक हम लोग ने कितने अमेंडमेंट पढ़े सर? 3 चैप्टर के अमेंडमेंट्स पढ़े हैं। आईटीसी में कुछ 4-5 अमेंडमेंट थे जो कि बहुत छोटे थे। एक 5% कर दिया था, एक रूल 86 भी नया लाया था, एक डेबिट नोट के रिलेटेड अमेंडमेंट था। ये 3 बड़े अच्छे अमेंडमेंट थे। बाकी तो क्या था, ठीक है। एक कंपोजिशन स्कीम के रिलेटेड आपने अमेंडमेंट पढ़ा जिसमें कुछ नहीं, जहाँ जहाँ पे गुड्स था वहाँ पे ऐड करके सर्विस भी डाल दिया, जहाँ जहाँ गुड्स था वहाँ पे सर्विस डाल दिया, जहाँ जहाँ गुड्स था जहाँ जहाँ सर्विस डाल दिया। फिर रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड हम लोग ने 6 अमेंडमेंट पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या सीखा, वो आधार ऑथेंटिकेशन का किस किस को एप्लीकेबल नहीं है उसका नया लिस्ट देखा। फिर दूसरे में हम लोग ने टाइम लिमिट के बारे में देखा। थर्ड में सस्पेंशन के बारे में देखा। फिर कैंसिलेशन के बारे में देखा। और ये पांचवा और छठा जो लास्ट में 2 अमेंडमेंट करा है ना, वो कहाँ से कराए हैं पता है? वो आपके पुराना स्टडी मटेरियल था ना, उसका जो लास्ट पेज था वहाँ से करा है। मतलब लास्ट पेज में भी मैंने बताया था ना अमेंडमेंट दिए हुए, वहाँ से ये 2 अमेंडमेंट लिए हैं। ये वो 30 डेज वाला जो एक्सटेंशन की बात की गई थी, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर या फिर कमिश्नर आपका क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। ये यहाँ पे लिखा है सेक्शन 31 में, और सेक्शन 29(1) में जो आपका वॉलेंटरी रजिस्टर्ड पर्सन है 25(3) वाला, वो भी क्या कर सकता है, कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। सिंपल है। यस तो अभी मैं आपको लास्ट यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ने इश्यू किया है उसके ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट लिखा है कि आपका क्या हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है जो आपने सेक्शन 39 में GSTR 3B फाइल किया है, जिसका किससे कंपैरिजन होगा, या तो GSTR 1 आपका या फिर जो आपके सप्लायर का GSTR 1 है उससे कंपेयर होगा, या फिर कोई और एनालिसिस होगा। जो सब मैंने आपको समझाया, एज मे बी कैरिड आउट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल शो दैट देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस, या फिर एनोमलीज है इंडिकेटिंग क्या कर रही है कि इंडिकेट क्या कर रही है कि कॉन्ट्रावेंशन हुआ है किसका, CGST एक्ट का, या फिर रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिलेशन होने वाला है तो उसके रिलेटेड आपका क्या हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है। ये जो 2 पैराग्राफ जो कि मैंने बोला था प्रोसीजरल पार्ट है, ये मैं अभी बता देता हूं क्या है कि जो सेड पर्सन शाल बी इंटीमेटेड, तो उसको क्या किया जाएगा, इंटीमेशन किया जाएगा, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है अपने को नहीं पता ना अपने को याद करना है, बाय सेंडिंग अ कम्युनिकेशन टू हिज ईमेल, उसकी ईमेल आईडी पे उसको कम्युनिकेशन भेजा जाएगा, प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, या तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या फिर जब जब जो अमेंडमेंट होता है उस टाइम टू टाइम आपको क्या मिलता रहेगा, आपको आपके ईमेल आईडी पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। इन दिस इंटीमेशन फॉर सस्पेंशन, जो आपका सस्पेंशन होने वाला है उसका जो आपको इंटीमेशन मिलेगा, एंड नोटिस फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, द सेट डिफरेंस एंड एनोमलीज, जो आपको पहले डिफरेंस पता चले थे उनको GSTR 1 में और GSTR 3B में, या सप्लायर के GSTR 1 में या GSTR 3B में, या फिर कोई और एनालिसिस में जो भी डिफरेंस मिले थे वो हाईलाइट किए जाएंगे कि भाई ये डिफरेंस है, एंड सेड पर्सन इज आस्क्ड टू एक्सप्लेन। वहां पे उसको बोला जाएगा कि भाई एक्सप्लेन करो, कितने टाइम में एक्सप्लेन करो, 30 डेज के अंदर एक्सप्लेन करो, बस ये 30 डेज के अंदर एक्सप्लेन करो। उसके लिए ही मैंने ये वापस पैराग्राफ आपको पढ़ाया कि मैंने देखा बाद में तो मुझे पता चला वहां पे 30 डेज का लिखा है, क्या पता MCQs में कहीं पूछ ले तो भाई अपना ठीक है। तो 30 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके नीचे जो है ये सब हम लोग ने देखा है कि अगर कैंसिलेशन डिपार्टमेंट इनिशिएट करता है और वो सस्पेंशन हो जाता है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, वो जो मैंने रिफंड वाला पॉइंट बोला था। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे बात करें तो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक अपॉन, वो मान लिया जाएगा कि आपका रिवोकेशन हो चुका है। करेक्ट, वो वाला पॉइंट जो हम लोग ने देखा था, प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है, और यहाँ पे उसका प्रोवाइजो लिखा था, जो मैंने प्रोवाइजो नीचे लिखाया था ना, तो ये सब हम लोग ने ऑलरेडी कर दिया है, अच्छे से समझा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही जो है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे अपने को क्या देखना है कि अगर वो जो डिस्क्रिपेंसी या जो भी चेंजेस थे वो आपको इंटीमेट किए जाएंगे, हाईलाइट किए जाएंगे, और आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है कितने दिन में, 30 डेज के अंदर अंदर। और जो ये लाइन लिखी है ये मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा वो नोट्स के अंदर जो टेलीग्राम में डाले हुए। करेक्ट है। तो यहाँ पे अपना पार्ट 1 खत्म करते हैं, पार्ट 2 कल आपको मिल जाएगा। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।